एलेट हिंदी 71 अध्याय 56 अथाह रसातल। यान फेई को अपनी ओर आते देख गोरी सुंदरी ने तुरंत तेंदुए को छोड़ दिया और भाग गई। यान फेई ने उसका पीछा किया तो तेंदुआ फुसफुसाता हुआ और अपनी पूंछ भींचता हुआ भाग गया। एक रात की कठिन परीक्षा के बाद यान फेई बुरी तरह थक गया था। उसकी ताकत उसकी चरम अवस्था के मात्र 1/3 रह गई थी। हालांकि उसकी रिकवरी क्षमताएं जबरदस्त थीं, लेकिन अब वे उसकी पूर्व ऊर्जा के सामने फीकी पड़ गई थीं। बार बार चोट लगने के कारण वह गोरी और भी ज्यादा थक गई थी। यान फेई की प्रबल उपचार शक्तियों के अभाव में उसकी ताकत उसके चरम अवस्था के केवल 10वें हिस्से तक सिमट गई थी। इस लाभ ने यान फेई को उस पर पूरी तरह से हावी होने में मदद की। गोरी लड़की पूरी ताकत से दौड़ी जबकि यान फेई उसका लगातार पीछा कर रहा था। उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती गई। आखिरकार यान फेई उससे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर जा पहुंचा। चट्टान के नीचे एक अथाह खाई थी। उसके बगल में एक विशाल झरना जोरदार गर्जना के साथ नीचे की ओर गिर रहा था, जिसकी बहरा कर देने वाली आवाज हवा में गूंज रही थी, जबकि गहराई में धुंध छाई हुई थी, जिससे नीचे की असली दूरी छिप गई थी। गोरी लड़की की गति, जो पहले से ही यान फेई से धीमी थी और उसकी कमजोर होती ताकत ने और भी कम कर दी थी, उसे चट्टान के किनारे पर फंसाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अंधेरे विस्तार पर नजर डाली, लेकिन उसे सिर्फ घना अंधेरा, एक अथाह गहराई दिखाई दी। झरने के निरंतर झरने से चिकनी हो चुकी चट्टानें पैर रखने की जगह नहीं दे रही थीं, और आसपास कोई लताएं न होने के कारण गोरी लड़की के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बेजान रास्ते पर फंसी गोरी लड़की ने भागना बंद कर दिया और जल्दी से अपने बाल बांध लिए। चेहरे से खून पोंछते और कपड़े ठीक करते हुए उसने एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी और चुलबुली आवाज में बोली, छोटे भाई, तुम इतनी बेसब्री से मेरा पीछा कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं कर रहे। यान फेई को धोखा नहीं मिला। वह अचानक आगे बढ़ा और गोरी महिला के सिर पर एक घूंसा जड़ दिया। थकी हुई और यान फेई के वार को झेलने में असमर्थ वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद यान फेई ने उसके पेट पर बुरी तरह से पैर पटक दिया, जिससे उसका पेट का घाव और गहरा हो गया और उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर उसने गोरी महिला का बैग फाड़ा, उसकी जिप खोली और अंदर जंग लगा गिया पाया। उसे पकड़कर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और गिया सार्वभौमिक अंतरिक्ष में विलीन हो गया। सहायक मस्तिष्क के भीतर पहले से धूसर गिया आइकन लाल हो गया, जिसका अर्थ था कि ड्रोन अपग्रेड आवश्यक वस्तु को सहायक मस्तिष्क ने स्वीकार कर लिया था। तभी यान फेई को राहत मिली, ये जानकर कि एक बार यूनिवर्सल स्पेस में रख दिए जाने के बाद इस ड्रोन अपग्रेड एसेंशियल आइटम को अब चुराया नहीं जा सकता। अपने अफ्रीकी मिशन में लगातार आने वाली असफलताओं और जानलेवा खतरों के बावजूद उसने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। गोरी सुंदरी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चाल इतनी बुरी तरह नाकाम हो जाएगी, नहीं यह कि यान फेई उसकी सारी संपत्ति छीन लेगा, जिससे उसका मनोबल गिर जाएगा। फिर उसने यान फेई को जंग लगे गियर को गायब करते देखा और उसके चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई और उसने कहा, छोटे भाई, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं। उन्हें छुपाने के लिए क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार डालोगे? काम की चीजें हाथ में आने के बाद यान फेई का मूड काफी बेहतर हो गया और उसने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन इससे तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। सच कहूं तो तुम्हारा और मेरा कोई पुराना गिला शिकवा नहीं है और मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, यहां तक कि मुझे गिराने के लिए अमेरिकी सेना और लड़ाकू विमान भी तैनात किए, जिससे तुम मेरे दुश्मन बन गए। मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन ज्यादातर मर चुके हैं, यानी तुम्हें भी मरना होगा। गोरी महिला ने अचानक एक नखरेबाजी का नाटक किया और कहा, छोटे भाई, क्या तुम सचमुच मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं इस क्षेत्र में काफी कुशल हूं, क्यों न मेरे साथ भी कोशिश करो? गोरी औरत का फटा हुआ पेट और उसकी खून से लथपथ हालत देखकर यान फेई को थोड़ी बेचैनी हुई और उसने जवाब दिया, मुझे अपनी दुश्मन के साथ अंतरंग होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी आकर्षक हो? FReWebNOvel.com। गोरी औरत ने अपनी दयनीय हालत पर गौर किया और उसे एहसास हुआ कि यह मोहक होने का सही समय नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, चूंकि तुम इस चीज के लिए आए हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यह किस लिए है ना? यान फी की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने उस वस्तु को सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया था क्योंकि ड्रोन के बुद्धिमान मस्तिष्क ने उसे अपग्रेड के लिए जरूरी वस्तु बता दिया था, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वह असल में क्या है और उसका क्या उद्देश्य है।
चून की मृतक सैम और गोरी महिला दोनों ही उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वे शायद उसकी असाधारण प्रकृति और संभवतः उसके असली उद्देश्य से परिचित थे। फ्री एबनोवेल सी ओम। खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक यान फेई ने कहा, निश्चित रूप से मैं इसका उपयोग जानता हूं। गोरी महिला ने पूछा, क्या आप चीनी सरकार के साथ हैं? यान फेई ने स्पष्टता से जवाब दिया, आपकी दृष्टि अच्छी है। एक गहरी सांस लेते हुए गोरी महिला बोली, तुम जरूर कैप्टन चाइना के साथ होगे। अगर हमारे लोग कैप्टन चाइना को किसी और जगह नहीं ले जाते तो वह आज रात खुद आ जाता। अगर वह बीच में आ जाता तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचता। हमने उसके खिलाफ साजिश रची, लेकिन उसके आदमियों ने तुम्हारी तरह हमें नाकाम कर दिया और हमारी बर्बादी का कारण बन गए। तुमने अपनी तकनीक को और भी उन्नत कर लिया है, हमारे प्रीडेटर ड्रोन्स की नकल करके उन्हें इतने प्रभावशाली ढंग से संशोधित कर लिया है कि आज रात हम बुरी तरह हार गए और हमें भारी नुकसान हुआ। यान फेई अचंभित रह गया, क्योंकि उसका इरादा तो बस कुछ जानकारी हासिल करना था, लेकिन उसे उस गोरी औरत की बातों से अप्रत्याशित रूप से ढेर सारी जानकारी मिल गई। पहली जानकारी कैप्टन चाइना के बारे में थी, जो उस गोरी औरत के अनुसार बेहद दुर्जय लग रही थी। जंग लगे हथियार को हथियाने के लिए उसके जैसी विशेषज्ञ को भी पहले कैप्टन चाइना को दूर ले जाना होगा, वरना कामयाबी की कोई संभावना नहीं थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैप्टन चाइना कितना ताकतवर होगा। दूसरी जानकारी ये थी कि जंग लगा हुआ उपकरण बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। ये सिर्फ ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी सामान नहीं था, इसके अंदर और भी राज छिपे हुए थे। इसके अलावा ये राज न सिर्फ गोरी महिला और उसके पीछे की ताकतों को पता थे, बल्कि कैप्टन चाइना के पक्ष को भी इनके बारे में पता था, वरना वे एकजुट होकर इसे छीनने नहीं आते। यान फेई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस वस्तु में कोई अज्ञात तकनीक, शायद उन्नत तकनीक, हो सकती है। वरना गोरी महिला यह जिक्र ही नहीं करती कि चीन की तकनीक लगातार मजबूत होती जा रही है। यान फेई को कैप्टन चाइना की टीम का सदस्य समझ लिया गया था, क्योंकि गोरी महिला के लोगों ने कैप्टन चाइना को बहकाया था। इसलिए उसने मान लिया कि वह कैप्टन चाइना की जगह काम कर रहा है। चूंकि गोरी महिला को विश्वास था कि कैप्टन चाइना के लोग आएंगे, इसलिए उनका आना लगभग तय था। उनके न आने का कारण ये था कि बहुत संभव था कि उसने और सैम ने पहले ही कोई कार्रवाई कर ली हो और वे अब संग्रहालय की ओर जा रहे हों। यान फेई को अचानक एक और बात याद आ गई। ये वही घटना थी जो उसने पहले देखी थी, जहां केन्या संग्रहालय के उद्घाटन की घरेलू खबर बदल दी गई थी। उस समय उसे कारण नहीं पता था, लेकिन अब चूंकि उस गोरी महिला के विरोधी का नाम कैप्टन चाइना था, यह स्पष्ट था कि यह कैप्टन चाइना चीन से जुड़ा हुआ होगा। उसके लिए राष्ट्रीय शक्ति जुटाकर एक मामूली सी खबर को बदलना आसान होना चाहिए था। शायद पहले किसी को जंग लगेगी का मकसद पता नहीं था, इसलिए खबर ज्यों की त्यों प्रसारित कर दी गई। कैप्टन चाइना को जब इसकी जानकारी हुई, तभी मामले की असलियत छिपाने के लिए खबर बदल दी गई। यान फेई घटना की सच्चाई के बारे में अनुमान लगाते हुए जानकारी निकालने की कोशिश करते रहे और बोले, इस वस्तु के अध्ययन में हमें पहले ही महत्वपूर्ण सफलता मिल चुकी है। आपने खुद देखा होगा, हमने आपके प्रीडेटर ड्रोन की नकल की है और फिर उन्हें संशोधित करके आपके लड़ाकू विमानों को आसानी से मार गिराया है। मैंने बस उस चीज को गायब कर दिया है जो भी एक तकनीक का अनुप्रयोग है। सही सामग्री फ्रे.ubn ओवल सी ओम पर देखें। यान फेई की बातें सुनकर गोरी महिला ने अचानक एक असामान्य अभिव्यक्ति दिखाए और कहा, आप कैप्टन चाइना के आदमियों में से नहीं हैं, आपने मुझे लगभग धोखा दिया है। यान फेई को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ तो वह चौंक गया। उसकी बातों ने गोरी औरत को सचेत कर दिया था और उसे तुरंत अफसोस हुआ। गोरी महिला के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई जब उसने कहा, चूंकि आप कैप्टन चाइना के आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि आप वह वस्तु मुझे लौटा दें। मैं बीती बात को भूलकर आपको सुरक्षित जाने की अनुमति दे सकती हूं। अन्यथा आपका अंत बहुत दुखद होगा। अपनी चाल विफल होते देख यान फेई ने जानकारी निकालने का प्रयास बंद कर दिया और घोषणा की, यदि ऐसा है तो तुम नरक में जा सकते हो। यान फेई के अशिष्ट व्यवहार को देखकर गोरी महिला ने चिंतित होकर कहा, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मेरी असली पहचान अमेरिकी सीआईए की एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी की है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम सीआईए का विरोध करोगे। वे तुम्हें निशाना बनाएंगे और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। यान फेई को एहसास हुआ कि वह वाकई अमेरिका की एक महत्वपूर्ण हस्ती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह अमेरिकी सेना और लड़ाकू विमानों को जुटा सकती है।
उसने हंसते हुए कहा, तुम सीआईए में हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का और भी बड़ा कारण मिल गया है। क्या मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए ताकि तुम बाद में बदला ले सको? इसके अलावा मैंने तुम्हारे इतने सारे विमान नष्ट कर दिए हैं और तुम्हारे 100 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, जिससे तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जाने दोगे? सही सामग्री freeway.binowell.com पर देखें। यान फेई की आंखों में हत्या करने का स्पष्ट इरादा देखकर गोरी महिला और अधिक घबरा गई और बोली, वास्तव में मेरी एक और पहचान है। मैं त्रिपिटक की शिष्या हूं, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते। ये सुनकर यान फेई कुछ हिचकिचाया, लेकिन फिर वह अचानक आगे बढ़ा और उस गोरी औरत की गर्दन एक झटके में पकड़ ली। पता चला कि गोरी औरत जहां समय की प्रतीक्षा कर रही थी, वहीं वह चुपके से ताकत जुटा रही थी, पलटवार करने और पासा पलटने के मौके की तलाश में। उसे क्या पता था कि यान फेई सब कुछ भांप चुका था। उसने ऊपर से हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर चुपके से हमला कर दिया। गोरी औरत घबरा गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि यान फेई अचानक हमला करेगा। अपनी गंभीर चोटों और बेहद कमजोर ताकत के साथ वह यान फेई का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, जिसने उस पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया और उसकी जमा की हुई ताकत को खत्म कर दिया। यान फेई ने गोरी औरत की गर्दन जोर से पकड़ी और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया, जिससे उसकी गर्दन 2 टुकड़ों में बंट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यान फेई ने उस गोरी औरत से निपटने के बाद ही राहत की सांस ली। एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जो चालाक और असाधारण ताकतवर थी। उसे पूरी तरह सतर्क रहना था, कहीं ऐसा न हो कि वह उस पर वार कर दे। जैसे ही यान फेई राहत महसूस कर रहा था, उसने देखा कि गोरी औरत के शरीर से एक अजीब सा उपकरण गिरकर लुढ़क गया। गौर से देखने पर उसने पाया कि वह उपकरण सिर्फ अंगूठे के आकार का था और जमीन पर लाल बत्तियां चमक रही थीं। हैरान यान फेई ने देखा कि गोरी औरत के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई और फिर वह पूरी तरह से मर गई। यान फेई को समझ नहीं आया कि लाल बत्ती चमकाने वाला उपकरण क्या है, लेकिन सहज ही उसे खतरे का आभास हो गया। जैसे ही वह उसे उठाकर चट्टान से झरने में फेंकने के लिए आगे बढ़ा, उसे आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो उसने देखा कि उसके ऊपर आसमान में आग की एक लकीर फैल रही है और एक विशाल मिसाइल तेज रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। पलक झपकते ही यान फेई को एहसास हुआ कि जमीन पर लाल बत्ती चमकने वाला उपकरण क्या था, एक मिसाइल बीकन। यह मूल रूप से जमीनी कर्मियों के लिए लक्ष्यों पर मिसाइल हमले निर्देशित करने के लिए था। उसके ड्रोन ने उस इलाके में अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, लेकिन आसपास अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत या कोई सैन्य अड्डा जरूर मौजूद होगा। इस स्थान पर मिसाइल हमला करने के लिए गोरी महिला ने युद्धपोत या बेस कमांडर से संपर्क किया होगा। परिणामस्वरूप अमेरिकी सेना ने समुद्र की सतह पर स्थित किसी युद्धपोत या सैन्य अड्डे से लंबी दूरी की मिसाइल हमला शुरू किया था। मिसाइल हमले को निर्देशित करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन ने उस क्षेत्र से निकलने से पहले क्वांटम रडार स्कैन किया था और उस समय उड़ान में कोई मिसाइल नहीं देखी गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह मिसाइल अभी अभी प्रक्षेपित की गई थी और प्रक्षेपण स्थल इस स्थान से ज्यादा दूर नहीं रहा होगा। इस समय यान फेई ने उस गोरी महिला के चेहरे पर मरते समय आए धूर्त मुस्कान को भी समझ लिया। वो मर सकती थी, लेकिन यान फेई को भी उसकी मृत्यु में शामिल होना होगा। हालांकि यान फेई को ये सब पता था, क्योंकि उपकरण उससे कुछ दूरी पर था और मिसाइल लगभग उसकी ओर ही थी। उसके पास उसे चट्टान से नीचे गिराने का समय नहीं था। हताशा में उसके पास बस इतना ही समय था कि वह ऑक्सिलरी ब्रेन को अपने ड्रोन को केन्या के पास उथले समुद्र तल में छिपाने का आदेश दे, जिसके बाद वह नीचे अथाह खाई में छलांग लगा देता। जैसे ही यान फेई खाई में गिरा, मिसाइल जमीन पर लगे प्रकाश स्तंभ उपकरण से टकराई, जिससे बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। यान फेई तेजी से चट्टान से नीचे गिर गया, लेकिन विस्फोट से उत्पन्न आघात तरंग उससे भी तेज थी। पल भर में आघात तरंग ने हवा में ही यान फेई को अपनी चपेट में ले लिया, उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे भारी क्षति पहुंची। यान फेई को असहनीय दर्द हो रहा था, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। उसका शरीर लगातार गिरता रहा और अंततः अथाह खाई के अंधेरे में समा गया। चकित और भ्रमित अवस्था में यान फेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने असंख्य घटनाओं का अनुभव किया हो और अनगिनत संदेश प्राप्त किए हों, और उसके दिमाग में सभी प्रकार की विचित्र घटनाएं चल रही हों। यान फेई को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया।
उसका शरीर पट्टियों में बंधा हुआ था, उसके हाथ के पिछले हिस्से में एक सुई लगी हुई थी जो इंजेक्शन लगा रही थी, और उसके शरीर का दर्द और कमजोरी पूरी तरह से गायब हो गई थी। वार्ड पूरी तरह से सफेद था, खिड़की के बाहर धूप तेज और खुशनुमा थी और हवा बेहद ताज़ा थी। एक महिला नर्स सफेद वर्दी में खिड़की के पास खड़ी थी। वह लंबी और खूबसूरत थी, उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी जो जवानी का एहसास दिला रही थी। वह खिड़की के सामने खड़ी थी, चौखट पर लगे गमलों की देखभाल कर रही थी और उन्हें पानी के डिब्बे से पानी दे रही थी। नर्स ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ पौधों को देखा। उगते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे एक असाधारण सुंदरता पैदा हो रही थी। खूबसूरत नर्स को देखते ही यान फेई उस पर मोहित हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उसे लगा जैसे वह इस नर्स पर फिदा हो गया है। जैसा कि कहा जाता है, ये पहली नज़र का प्यार था। उसे नर्स बेवजह पसंद आ गई थी। जैसे ही यान फेई का दिल तेजी से धड़कने लगा, वह रोमांस के इस पल में डूब गई। प्यारी नर्स ने पानी का डिब्बा नीचे रख दिया, पौधों को उनके स्थान पर वापस रख दिया और वार्ड से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। घबराहट में और नर्स का नाम न जानते हुए यान फेई ने कहा, रुको, कृपया एक क्षण रुको। बदकिस्मती से ऐसा लग रहा था जैसे खूबसूरत नर्स ने यान फेई की बात सुनी ही नहीं। वह सीधे यान फेई के बिस्तर के पास से गुजरी, दरवाजा खोला और जाने ही वाली थी। उत्साह से भरकर यान फेई को डर था कि वह नर्स को फिर कभी नहीं देख पाएगा और जोर से चिल्लाया, रुको, मत जाओ। नर्स अचानक रुक गई। यान फेई को खुशी से देखा और कहा, यह अद्भुत है, आप अंततः जाग गए। यान फेई रुका, फिर अचानक ठिठक गया। ये दृश्य उसके सपनों में कई बार आया था, लेकिन क्या नर्स को उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए था? दरवाजा खोलकर चली नहीं जानी चाहिए थी, जिससे वह अचानक हताश होकर जाग जाता। लेकिन नर्स ने तो बस उससे बात की थी और सपनों की तरह चली नहीं गई। आखिर हो क्या रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सपना नहीं देख रहा था? यान फेई को जागते हुए देखकर नर्स ने तुरंत कहा, यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। यान फेई हैरान था और उसने नर्स की हरकतों को रोका नहीं, बल्कि अपनी मौजूदा स्थिति पर विचार किया, क्योंकि उसे पूरी तरह याद आ गया था कि उस पर अमेरिकी सेना द्वारा दागी गई मिसाइलों से हमला होना चाहिए था। हालांकि वह मिसाइल के सीधे प्रहार से बच गया, फिर भी वह विस्फोट की लहर से प्रभावित हुआ। गोरी सुंदरी चालाक थी, बातों से उसका ध्यान भटकाने में कामयाब रही, उसे जरूरत से ज्यादा बातें करने पर मजबूर कर दिया, उसे समय पर उसे खत्म करने से रोक दिया और उस पर मिसाइल हमला करने का हुक्म दे दिया, जिससे लगभग एक भयावह विफलता ही हाथ लगी। ये सब एक खतरनाक सबक था, लेकिन इस सबक को सीखकर यान फेई भविष्य में कम गलतियां करेगा। मिसाइल हमले से बचने के लिए यान फेई ने एक नाजुक मौके पर एक अथाह खाई में छलांग लगा दी और बेहोश हो गया। अब वह कहाँ था? वह कितनी देर से बेहोश था? यान फेई ने सोचा, उसे एहसास हुआ कि कमरे में कुछ गड़बड़ है। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि उसके बिस्तर को बाहर से प्लास्टिक की एक पतली परत से अलग रखा गया था। सुंदर नर्स प्लास्टिक की दीवार के बाहर से उससे बात कर रही थी। वह चौंक गया, ये जानकर कि यह जगह किसी आइसोलेशन वार्ड जैसी लग रही थी। क्या बेहोशी की हालत में कुछ भयानक हुआ होगा या उसे पकड़ लिया गया होगा? यान फेई जब संशय में डूबी हुई थी, तभी बाहर से एक सफेद कपड़े पहने डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस डॉक्टर ने सिर पर एक सुरक्षात्मक मास्क पहना हुआ था। नर्स को देखते ही उसने डांटा, मिस वेन रॉ, यह एक आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ हवा में एक जानलेवा वायरस है जिसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। आपको भी मेरी तरह सुरक्षात्मक उपकरण पहनने चाहिए। वेन रॉ नाम की नर्स ने शर्मिंदा होकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मुझे खेद है, डॉक्टर बॉब, मैं नहीं चाहती थी कि मरीज मुझे पूरी तरह से तैयार अवस्था में देखें, इससे उन्हें असुविधा हो सकती थी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। डॉक्टर बॉब कुछ असहाय दिखे और बोले, मिस वेनरॉ, मैं मरीजों के लिए आपकी चिंता को पूरी तरह समझता हूं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा करना सीखना होगा, वरना आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगी और बीमार पड़ जाएंगी। वेनरॉ ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, मैं समझती हूं, डॉक्टर बॉब, मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगी। यान फेई ने सुंदर और प्यारी वेनरॉ को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में इतनी प्यारी औरत कैसे हो सकती है। उसके अंदर उसे संजोने, उसकी रक्षा करने, उससे प्यार करने और उसे खुशियां देने की इच्छा जागी। उसे यकीन था कि उसे उससे प्यार हो गया है, सिर्फ बार बार आने वाले सपनों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी। इस औरत के लिए उसका प्यार पहले ही खिल चुका था।
वेन रॉ ने कहा, डॉक्टर बॉब देखिए, ये सज्जन होश में आ गए हैं। तभी डॉक्टर बॉब ने बिस्तर पर खुली आंखों से यान फेई को देखा और कहा, सर क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर बॉब और वेन रॉ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जिसे वह स्वाभाविक रूप से समझ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, डॉक्टर, मैं इस समय कहाँ हूं? डॉक्टर बॉब ने उत्तर दिया, हम केन्या और तंजानिया की सीमा पर कोनाडो टाउन में हैं। आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन द्वारा स्थापित एक अस्थायी अस्पताल में हैं। यान फेई ने पूछा, आज तारीख क्या है? कुछ देर रुकने के बाद यान फेई ने पूछा, और यह कौन सा वर्ष है? डॉक्टर बॉब ने समय देखा और कहा, ये 26 मई 2018 दोपहर है। यान फेई ने समय देखा और पाया कि बेहोशी के दौरान उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा था, हालांकि इस बार उसे 34 घंटे हो गए थे। उसने पूछा, डॉक्टर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? डॉक्टर बॉब ने कहा, कल दोपहर के समय जब हम इबोला के प्रकोप का मुआयना करने के लिए नाव से आयावेई गांव जा रहे थे, मिस वेन रॉ ने आपको गांव के ऊपर नदी में तैरते हुए पाया। हमने आपको किनारे पर बचाया और देखा कि आपकी सांसें अभी भी चल रही थीं, इसलिए हम आपको अस्थायी अस्पताल वापस ले आए। आपको आइसोलेशन वार्ड में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप एक बहुत ही संक्रमित इलाके में पाए गए थे, इसलिए हमें शक है कि आप इबोला वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हम अभी आपको आइसोलेशन वार्ड में ही निगरानी में रख सकते हैं। तभी यान फेई को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। बेहोश होने के बाद वह खाई में गिर गया होगा और आश्चर्यजनक रूप से नीचे नदी में गिर गया होगा, जिससे उसकी जान बच गई। फिर वह बेहोशी में नीचे की ओर बहता रहा होगा जब तक कि वेन रॉ और उसकी चिकित्सा टीम उसे उठाकर यहां वापस नहीं ले आए। यान फेई पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन बेहोशी के दौरान उसके शरीर की मजबूत रिकवरी क्षमताएं सक्रिय हो गईं, जिससे उसके घावों पर मौजूद पपड़ी उतर गई और उसकी चोटों की गंभीरता छिप गई। इसलिए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इन डॉक्टरों में से किसी ने भी कुछ भी अजीब नहीं देखा और उसे एक संदिग्ध इबोला रोगी के रूप में ही उपचारित किया। जैसे ही यान फेई ने ध्यान केंद्रित किया, उसे तुरंत अपने ड्रोन अवतार की उपस्थिति का एहसास हुआ। बेहोशी की हालत में उसने ड्रोन के सहायक मस्तिष्क को स्वचालित रूप से छिपने का आदेश दिया था, और हालांकि तब तक वह बेहोश हो चुका था, फिर भी सहायक मस्तिष्क ने उसके आदेश का बखूबी पालन किया और ड्रोन को केन्या के तट के बाहर समुद्र में छिपा दिया। 24 घंटे के डेटा रिफ्रेश के बाद ड्रोन बिल्कुल नया जैसा हो गया था और यान फेई के बुलावे का इंतजार कर रहा था। जब यान फेई को पता चला कि उसका ड्रोन अवतार सुरक्षित और स्वस्थ है, तो उसने आखिरकार अपनी चिंताएं छोड़ दी। जब तक ड्रोन में कोई समस्या नहीं थी, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। अब उसे बस यही चिंता थी कि कहीं वह इबोला वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गया। जब वह प्रकोप से प्रभावित गांवों से गुजरते हुए नदी में बह रहा था, उसे उम्मीद थी कि वह शक्तिशाली अमेरिकी सेना के हाथों नहीं, बल्कि इस छोटे से इबोला वायरस के शिकार होकर मारा जाएगा। यान फेई को चिंतित देखकर वेन रू ने तुरंत उसे दिलासा दिया, सर कृपया चिंता न करें, जैसे ही हम आपको ढूंढ पाए, हमने आपके वायरस की जांच की और हमें इबोला वायरस का कोई निशान नहीं मिला। हमें बस इस बात की चिंता है कि हो सकता है कि वायरस आपके अंदर पनप रहा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कुछ समय के लिए यहाँ निगरानी में रखा जाए। अगर 3 दिनों के बाद कुछ भी असामान्य नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आप संक्रमित नहीं हैं और आप जा सकते हैं। यान फेई ने तुरंत कहा, क्या आपका नाम वेन रॉ है? ये नाम आप पर जचता है, यह आपकी तरह ही प्यारा है। वेन रॉ शर्मा गया और शर्माते हुए बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आमतौर पर काफी जिंदादिल और सक्रिय रहता हूँ। अरे वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम ऊपरी नदी से नीचे की ओर कैसे तैरते हुए पहुंच गए? यान फेई ने कहा, मेरा नाम यान फेई है, मैं चीन से हूँ, 23 साल का हूँ, अविवाहित हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यान फेई अचंभित होकर अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और एक मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी। वेन रॉ को देखते ही उसे अवचेतन रूप से वह पसंद आ गई और वह उसके करीब आना चाहता था, इसलिए उसने उससे और बात करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान वह पहले जैसा शांत और संयमित नहीं था और चाहता था कि वेन रॉ उसके रिश्ते की स्थिति के बारे में जान ले। यान फेई ने कहा, मैं छुट्टियां मनाने के लिए अकेले केन्या आया था। मैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने गया था, लेकिन पहाड़ पर रास्ता भटक गया। फिर मैं ढलान से नीचे फिसल गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पड़ा पाया।
यद्यपि यान फेई वेन रॉ को देखते ही उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताया, बल्कि वहां आने का कारण बताया। ये सुनकर वेन रॉ ने थोड़ा डरकर कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि खतरे से बच गए, मिस्टर यान फेई। सही सामग्री फ्री ऐप नोवेल सी ओम पर देखें। यान फेई ने उत्तर दिया, मुझे बचाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अन्यथा मैं मर चुका होता। डॉक्टर बॉब, जो पास ही थे, बोले, ठीक है, अब जब मिस्टर यान जाग गए हैं तो आराम से आराम कीजिए। हम पूरी जांच करेंगे और अगर हमें इबोला का कोई संक्रमण नहीं मिला तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और हाँ, अगर आपको अपने परिवार से संपर्क करना हो तो मिस वेन रॉ आपकी मदद करेगी। ये कहकर डॉक्टर बॉब वार्ड से बाहर चले गए और पीछे केवल वेन रॉ ही रह गया। यान फेई ने पूछा, ओम, क्या मैं आपको लिटिल रॉ कह सकता हूँ? वेन रॉ मुस्कुराया और बोला, बेशक, मेरे दोस्त मुझे यही बुलाते हैं। तो क्या मैं तुम्हें लिटिल फेई कह सकता हूँ? यान फेई मुस्कुराया, मुझे यह उपनाम पसंद है। वेन रॉ ने फिर कहा, छोटी फेई, क्या तुम्हें चीन में अपने परिवार से संपर्क करने की आवश्यकता है? यान फेई ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही खतरे से बच चुका हूँ, मैं उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता। यान फेई के माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके सिर्फ दोस्त लू पिंगपिंग और यान क्वी थे। लेकिन यान क्वी को खुद की देखभाल करने में ही काफी परेशानी हो रही थी, यान फेई की देखभाल तो दूर की बात थी। लू पिंगपिंग वजन घटाने वाली कुकीज के काम में व्यस्त थी और उन्हें अफ्रीका आने के लिए कहना भी मुश्किल था। इसके अलावा यान फेई ने अपनी सपनों की प्रेमिका को वास्तविक दुनिया में देखा था और पहले से ही उसका पीछा करने की ठान ली थी, तो वह अपने ऊपर नजर रखने के लिए कुछ प्रकाश बल्बों को क्यों आमंत्रित करेगा। यान फेई ने वेन रॉ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और अनजाने में ही खुशी से झूम उठा। उसने पूछा, छोटी रॉ, तुम्हारे रूप रंग को देखकर लगता है कि तुम चीनी ही हो, है ना? वेन रॉ ने उसके चेहरे को छुआ और कहा, मुझे लगता है कि मैं चीनी हूं। यान फेई आश्चर्यचकित हुई और पूछा, अंदाजा लगाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? वेन रॉ ने बताया, दरअसल मैं एक परित्यक्त शिशु था जो एक पार्क में पाया गया था। मेरे पास सिर्फ वेन रॉ के 2 अक्षर बचे थे और मेरी पहचान साबित करने के लिए और कुछ नहीं था। बाद में मुझे एक अमेरिकी दंपत्ति ने गोद ले लिया, जिन्होंने बड़े होने पर मुझे इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम मेरे कपड़ों पर छोड़े गए चीनी अक्षरों से लिया गया है। यान फेई अचंभित रह गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेन रॉ एक परित्यक्त बच्ची होगी। हालांकि उसने खुद अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, कम से कम वे उसके पालन पोषण में तो मौजूद थे और उसने एक परिवार का स्नेह अनुभव किया था। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि वेन रॉ जैसी प्यारी बच्ची को बचपन में ही परित्यक्त कर दिया गया था। यान फेई के चेहरे के भाव देखकर वेन रॉ ने जल्दी से कहा, दरअसल छोटी फेई, तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दत्तक माता पिता के घर में बहुत खुशी से रहती थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा भाग्य इतना दुखद था। यान फेई ने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे लिटिल रॉ, तुम्हारा मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स संगठन इस बार अफ्रीका क्यों आया है? वेन रॉ ने तुरंत चिंतित होते हुए कहा, अफ्रीका में इबोला का प्रकोप अचानक शुरू हो गया है और स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत से लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस अयवेई गांव का हम पहले दौरा कर चुके हैं, वह वायरस के प्रकोप का केंद्रीय क्षेत्र था और उस गांव में लगभग सभी लोग मर चुके हैं। तभी यान फेई को अपनी किस्मत का एहसास हुआ। उसकी व्यक्तिगत ताकत में काफी इजाफा हो गया था और वह काफी मजबूत लग रहा था। हालांकि वह इन रोगाणुओं के सामने बिल्कुल असहाय था, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता था। इबोला महामारी के केंद्र में होने के बावजूद वायरस से संक्रमित न होने के कारण वह खुद को बेहद भाग्यशाली मान सकता था। कुछ उदास दिखते हुए वेन रॉ ने कहा, ऐसा लगता है कि यह इबोला वायरस बार बार उभरकर तबाही मचा रहा है, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। कौन जानता है कि मानव जाति इबोला वायरस के इलाज के लिए एक प्रभावी दवा कब विकसित कर पाएगी। दयालु लड़की को देखकर यान फेई का हृदय प्रेम से भर गया और उसने कहा, छोटी रॉ, मेरी घरेलू चीन में एक कंपनी है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान में भी लगी हुई है। मैं भविष्य में इबोला वायरस पर अनुसंधान बढ़ाऊंगा। शायद हम इसका इलाज करने वाली दवा बना सकें। वेन रॉ तुरंत खुश हो गया और बोला, यह अद्भुत होगा। मुझे आशा है कि तुम वह दवा बना सकोगी, छोटी फेई। इससे कई लोगों की जान बच सकती है। रात के 8:31। वेन रॉ के हंसमुख मूड को देखकर यान फेई के दिल में शांतिपूर्ण खुशी की भावना महसूस हुई और उसने पूछा, वैसे लिटिल रॉ, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे?
वेन रॉ आश्चर्यचकित हो गई, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती थी। यान फेई ने फिर पूछा, क्या ये संभव है कि आप मुझे पहले से जानते थे लेकिन फिर भूल गए? freewebnovel.com। वेन रॉ ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगर मैं किसी से एक बार मिल लूं, तो मैं उसे कभी नहीं भूलती। यान फेई ने एक क्षण सोचा, फिर पूछा, यदि आप सपने देखते तो क्या ये संभावना होती कि आप मुझसे सपने में मिलते? वेन रॉ ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, और आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, मैं आपके बारे में कैसे सपने देख सकती हूँ? ये कहने के बाद वेन रॉ को लगा कि उसने गलत बोला है और उसने तुरंत माफी मांगी, छोटी फेई, मेरा यह मतलब नहीं था। यान फेई ने एक कड़वी मुस्कान दी, ये लड़की भले ही अच्छी याददाश्त का दावा करती हो, पर फिर भी काफी बिखरी हुई थी। उसने पूछा था कि उसने पिछले सपनों में कम से कम 5 बार वेनरू का सपना देखा था। जब भी वह वेनरू की शक्ल भूलने वाला होता, वह सपना फिर से उभर आता, इसलिए उसे उसका चेहरा अब तक साफ साफ याद था, जब तक कि वह सचमुच वेनरू से नहीं मिल गया और स्वप्नलोक की सारी बातें फिर से जी नहीं ली। यान फेई इस अविश्वसनीय स्थिति को वैज्ञानिक रूप से समझाने में असमर्थ था, वह केवल वेनरू से पूछ सका कि क्या उसने उसे पहले कभी देखा था। अगर वेनरू ने भी यही सपना देखा था, तो शायद उनके बीच कोई ऐसा संबंध था जिसके बारे में वह अनजान था, जैसे कि पिछले जन्म का कोई पूर्व निर्धारित रिश्ता। हालांकि वेनरू ने उससे पहले कभी नहीं देखा था और उसे उसकी कोई याद भी नहीं थी, जिससे यान फेई कुछ निराश हुआ। यान फेई के निराश चेहरे को देखकर वेन रॉ को अपनी कही बात पर पछतावा हुआ और वह अजीब तरीके से बोली, छोटी फेई, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, मैं दूसरे वार्डों में जाकर मदद करूंगी। वेन रॉ को जाते देख यान फेई को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर उसने जाहिर नहीं किया। जब तक वेन रॉ का मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स संगठन यहां इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहा है, वह उससे मिल सकता है। यान फेई बिस्तर पर आराम कर रहा था। कोमा के दौरान 1.5 दिन की रिकवरी के बाद उसका शरीर स्वस्थ अवस्था में आ गया था। बस ज्यादा खून बहने की वजह से उसे अब भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन अस्थायी अस्पताल की देखरेख में वह तेजी से ठीक हो रहा था। यान फेई ने अपना ड्रोन अवतार संभाला और अपने सहायक मस्तिष्क को सक्रिय करने पर पाया कि ड्रोन डेटा ताज़ा हो गया था। उसकी युद्ध शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसके बुलाने पर तैयार थी। सहायक मस्तिष्क की जानकारी में उसे पिछली लड़ाई का डेटा मिल गया। किलिमंजारो पर मिसाइल और नौसैनिक तोपों से हमला करके 137 लोगों को मार गिराया और 137 मेरिट पॉइंट अर्जित किए। मिसाइल हमला करके 3 परिवहन हेलीकॉप्टरों को मार गिराया और 450 मेरिट पॉइंट अर्जित किए। प्रति हेलीकॉप्टर 150 मेरिट पॉइंट। मिसाइल हमला करके 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और 800 मेरिट पॉइंट अर्जित किए। प्रति लड़ाकू विमान 400 मेरिट पॉइंट। इस उड़ान से कुल 1387 मेरिट पॉइंट अर्जित किए। कुल अर्जित मेरिट पॉइंट 1789। यान फेई को उम्मीद नहीं थी कि इस मानव रहित ड्रोन हमले से उसे इतने सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे। बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना के जवानों के आसान निशाने पर होने के कारण ड्रोन के मेरिट पॉइंट्स में भारी उछाल आया। उसके पहले से मौजूद मेरिट पॉइंट्स को जोड़कर उसके कुल मेरिट पॉइंट्स आश्चर्यजनक रूप से 1789 पॉइंट्स तक पहुंच गए, जिससे ड्रोन अपग्रेड के लिए 10,000 पॉइंट्स की सीमा अब बहुत दूर नहीं लगती। यान फेई अपनी अफ्रीका यात्रा से बेहद संतुष्ट था। उसने न सिर्फ ड्रोन के अपग्रेड के लिए जरूरी जंग लगे उपकरण सफलतापूर्वक हासिल कर लिए, बल्कि ढेर सारे मेरिट पॉइंट भी हासिल कर लिए। इससे भी अहम बात यह थी कि इस यात्रा में यान फेई को अपने सपनों की रानी मिल गई थी, जिससे उसके अंदर अपने प्यार को पाने का जुनून फिर से जाग उठा था। यान फेई को इस बात की चिंता थी कि उसने लगातार 2 दिनों से वेन रॉ को नहीं देखा था। जब उसने डॉक्टर बॉब से, जो उसकी मेडिकल जांच कर रहे थे, पूछा, तो पता चला कि उनके डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन में कर्मचारियों की कमी के कारण वेन रॉ एक नर्स के तौर पर हर जगह मदद कर रही थी और इसलिए उसके पास यान फेई से मिलने का समय नहीं था। आखिरकार यान फेई की सेहत अच्छी लग रही थी और ऐसे और भी मरीज थे जिन्हें मदद की ज्यादा जरूरत थी। तीसरे दिन डॉक्टर बॉब ने यान फेई की पूरी जांच की, फिर यान फेई को बताया कि वह इबोला वायरस से संक्रमित नहीं है और वह संगरोध क्षेत्र से बाहर जा सकता है। तभी यान फेई ने राहत की सांस ली। इबोला वायरस से संक्रमित न होने का मतलब था कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलते हुए उसने वेन रॉ को अस्थायी अस्पताल में मदद करते देखा और उसका दिल दुखा, इसलिए वह मदद के लिए आगे बढ़ा।
यान फेई कोई पेशेवर नहीं थे, लेकिन उनमें क्षमता थी जिससे वे उन कामों में मदद कर पाते थे जिन्हें डॉक्टर और नर्स नहीं कर सकते थे। उनके काम में शामिल होने से मेडिकल स्टाफ का काम का बोझ काफी हद तक कम हो गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में मदद के लिए घुलने मिलने का मौका पाकर यान फेई का वेनरू के साथ मेलजोल बढ़ गया। उसने वेनरू को खुश रखने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया और उसने ऑक्सिलरी ब्रेन में संचित अपने व्यापक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया, जिससे वेनरू अपने ज्ञान की विशालता से प्रभावित हुआ। चूंकि ऑक्सिलरी ब्रेन किसी भी क्षण उत्तर दे सकता था, इसलिए संगठन के डॉक्टर भी उसके चिकित्सा ज्ञान से चकित थे। उसे एक चिकित्सा प्रतिभा कहते हुए बस इस बात का अफसोस था कि वह एक असली चिकित्सक नहीं था। यान फेई ने जो ज्ञान प्रदर्शित किया वह इंटरनेट से एकत्रित किया गया था और सहायक मस्तिष्क द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उसने सहायक मस्तिष्क द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि और निष्कर्षों का प्रदर्शन नहीं किया। फिर भी वेन रॉ के लिए उसे एक नई रोशनी में देखना काफी था, जिससे यान फेई को अपार खुशी हुई। एक हफ्ते बाद आसपास के इलाके में इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और संक्रामक प्रकोप के कम होने के संकेत मिलने लगे। तभी वेन रॉ को सचमुच आराम करने का मौका मिला। यान फेई को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कमजोर शरीर में इतनी ताकत कैसे समा सकती है, जिससे वह अब तक टिकी हुई है। एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति होने के नाते यान फेई खुद को कुछ थका हुआ महसूस कर रहे थे, जिससे उन्हें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की और भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी। फ्राई अ वेब नोव एल्सियोम। उस शाम जब यान फेई सोच रहा था कि वेन रॉ को कैसे बुलाए ताकि उनके बीच भावनात्मक आदान प्रदान गहरा हो, वेन रॉ ने उसे बाहर बुलाया। पता चला कि पास ही एक बाजार में उस शाम एक स्मृति समारोह चल रहा था और वे वहां जश्न मनाने की योजना बना रहे थे। वेन रॉ अपने अवकाश का लाभ उठाकर आराम करने के लिए बाजार जाना चाहती थी, इसलिए उसने यान फेई को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। यान फेई बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अस्थायी अस्पताल से एक कार उधार ली और वेन रॉ को बाजार की ओर ले गया। जब तक वे बाजार पहुंचे शाम के 7 बज चुके थे और जश्न अभी शुरू नहीं हुआ था। इसलिए यान फेई वेन रॉ को बाजार के एक रेस्टोरेंट में ले गया और अफ्रीकी स्वाद से भरपूर डिनर का आनंद लिया। पहली बार इन विदेशी खाद्य पदार्थों को चखकर यान फेई आश्चर्यचकित हो गया, जबकि वेन रॉ ने उसे इनके बारे में समझाया, जिससे उसे अफ्रीकी रीति रिवाजों के बारे में अधिक जानने का मौका मिला और इस प्रक्रिया में उनके बीच का संबंध भी मजबूत हुआ। वेन रॉ के मनमोहक चेहरे को देखकर यान फेई अपने मन में चल रहे सवाल को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। छोटी रॉ, तुम शादीशुदा नहीं हो, है ना? वेन रॉ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फल नीचे रख दिया और आश्चर्यचकित होकर बोली, मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, फिर मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? यान फेई बहुत खुश हुआ। मेज के नीचे उसने विजयी मुट्ठी का इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अकेले देखकर और किसी के संपर्क में न होने पर मुझे पूछना ही पड़ा। वेन रॉ ने कहा, यह अफ्रीका है, यहाँ न सिर्फ परिवहन असुविधाजनक है, बल्कि संचार भी एक बड़ी समस्या है। मेरे सभी दोस्त अमेरिका में हैं और मैं अभी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखकर कि वे लगभग खाना खा चुके थे और बाहर जश्न शुरू हो गया था, यान फेई भी वेन रॉ के साथ उत्सव में शामिल हो गए। यह आयोजन अफ्रीकी आकर्षण से भरपूर था, जिसने उन दोनों को अफ्रीकी महाद्वीप की अनूठी संस्कृति की झलक दिखाई और उनके क्षितिज का विस्तार किया। उत्सव की समाप्ति के बाद बाजार आधिकारिक तौर पर खुल गया और यान फेई वेन रॉ के साथ उसमें टहलने लगे। बाजार में ज्यादातर स्थानीय फल और साधारण हस्तशिल्प की चीजें बिकती थीं। इनके अलावा चीन से बनी चीजें भी बहुतायत में थीं। चीनी सामानों और चीनी अक्षरों की भरमार देखकर यान फेई को लगा कि वह अपने घर लौट आए हैं, जिससे ये जाहिर होता था कि चीनी संस्कृति अफ्रीकी महाद्वीप में कितनी गहराई से समा गई है। यान फेई और वेन रॉ के चीनी चेहरे देखकर कुछ विक्रेताओं ने उन्हें टूटे फूटे नमस्ते से अभिवादन किया। वेन रॉ ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी, और उसे इतना खुश देखकर यान फेई ने छोटी छोटी दुकानों पर कुछ पैसे खर्च करके कुछ स्थानीय खास चीजें खरीद लीं। दोनों ने साथ में समय बिताया और खुशी खुशी खरीदारी की। जब वे बाजार के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक सुनसान दुकान देखी जिसके सामने सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो किसी साधु सन्यासी जैसा लग रहा था। दुकान के सामने सरल चीनी भाषा में लिखा एक बोर्ड लगा था, अचूक भविष्यवाणी, भविष्य का ज्ञान, गलत होने पर कोई शुल्क नहीं। पुस्तक मित्र 20 पद्म 18 नील 4 खरब 9 अरब 12 करोड़ 51,11,172 को पुरस्कार के लिए धन्यवाद। आप सभी के संग्रह और सिफारिश टिकटों के लिए धन्यवाद। अब एक बात और, हाल ही में इस किताब को पेशेवर आलोचकों ने निशाना बनाया है।
वे शुरू से ही इस किताब की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पहले अध्याय से ही ऐसी पोस्टें आने लगी कि किताब जहरीली और असहनीय है और वे इसे बंद कर रहे हैं। 5वें अध्याय तक वे अभी भी यही पोस्ट कर रहे थे कि इसकी सामग्री बहुत जहरीली है और उन्हें जहर देकर मार दिया गया है, और वे किताब बंद कर रहे हैं। 10वें अध्याय तक और भी पोस्टें आने लगी कि लेखक का लेखन घिनौना है और वे किताब बंद करने पर अड़े हुए थे। फिर भी 50वें अध्याय तक उन्होंने पोस्ट करना जारी रखा, नायक को मंदबुद्धि और लेखक को विकृत व्यक्ति कहकर बदनाम किया, और फिर दृढ़तापूर्वक पुस्तक को बंद कर दिया तथा भविष्यवाणी की कि उनके पोस्ट जल्द ही हटा दिए जाएंगे। कहानी को आगे बढ़ाने के ऐसे स्पष्ट प्रयासों से एक पेशेवर आलोचक के रूप में आपकी पहचान पूरी तरह से उजागर हो गई है। कोई लेखक आपकी पोस्ट क्यों नहीं हटाएगा जब तक कि उसे गाली गलौज पसंद न हो। आप इतना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, शब्दों की संख्या लगभग 1000 के करीब है, और इतना खाली समय और टाइपिंग कौशल है, और आपने जिन अनगिनत विषाक्त बिंदुओं की ओर इशारा किया है उनका तो जिक्र ही न करें, तो आधी रात को इस तरह पैसे कमाने के बजाय खुद एक किताब क्यों नहीं लिख लेते। ये सच है कि लेखक हमेशा जल्दी अपडेट नहीं करते, और हो सकता है कि कुछ सामग्री हर किसी को पसंद न आए, लेकिन हर अध्याय बड़ी लगन से लिखा गया है, जिसका उद्देश्य रोमांचक कथानक और तार्किक सुसंगतता है। कम से कम वे टाइपिंग की कोई गलती ना हो इसका ध्यान तो रखते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर इन पेशेवर आलोचकों की पोस्ट देखना कष्टदायक होता है। हालांकि यह एक और बात की ओर भी इशारा करता है कि यह किताब काफी लोकप्रिय है और इसने कुछ अन्य कृतियों की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है, वरना पेशेवर आलोचक उभर ही नहीं पाते। ये किताब उन पाठकों के आनंद के लिए लिखी गई है जो इसे पसंद करते हैं। जो इसे पसंद नहीं करते उनके लिए लेखक को सचमुच खेद है, लेकिन क्या आप कृपया किताब पढ़े बिना आलोचना करने से बच सकते हैं? सुबह सुबह टाइप करने के बाद मैं खुद को थोड़ा गुस्सा होने से नहीं रोक पाया। उम्मीद है आप सब मुझे माफ कर देंगे। आपके सहयोग की बदौलत इस किताब को इस हफ्ते पीसी साइट साइंस फिक्शन स्ट्रॉन्ग पुश सिफारिशें और ऐप साइंस फिक्शन स्ट्रॉन्ग पुश सिफारिशें मिली हैं। हमेशा की तरह अगर आपको ये किताब पसंद आए हो, चाहे आपने इसे किसी भी वेबसाइट पर देखा हो, तो कृपया इसे लेने जरूर आए और स्टार्टिंग पॉइंट चाइनीज वेबसाइट पीसी साइट पर इसकी सिफारिश कर। उस साइन को देखकर यान फेई लगभग जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या ये वही वेशभूषा नहीं है जो चीन में भविष्य बताने वाली सड़कों पर ठगों द्वारा अपनाई जाती है? मैं इसे अफ्रीका के एक सुदूर और गरीब इलाके में कैसे देख सकती हूँ? इसके अलावा साइन पूरी तरह से चीनी अक्षरों में लिखा है। क्या आपको यकीन है कि ये अफ्रीकी चाचा इसे समझ सकते हैं? वेन रॉ कभी चीन नहीं गई थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, छोटी फेई, क्या चीन में भी ऐसे लोग हैं? यान फेई ने बताया, चीन के कुछ शहरों में एक दो गलियां हमेशा ऐसे ज्योतिषियों से भरी रहती हैं। उनके पास बाजार तो होता है, लेकिन वह सब धोखेबाजी वाला होता है। बस फर्क इतना है कि वे लोग पूरी तरह सजे धजे होते हैं, जबकि यह बूढ़ा आदमी काफी जर्जर दिखता है। वेन रॉ ने कहा, इस बुजुर्ग सज्जन को देखो, वह बिल्कुल किसी पेंटिंग में दिखाए गए अमर व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वह ठग कैसे हो सकते हैं? क्या आप गलत हो सकते हैं? यान फेई ने कहा, छोटी रॉ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी नहीं देखा कि वे लोगों को कैसे धोखा देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, गलत होने पर कोई शुल्क नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे कोई पैसा नहीं कमा सकते? वेन रॉ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर इसका मतलब सचमुच गलत होने पर कोई शुल्क नहीं है, तो वे निश्चित रूप से पैसा नहीं कमा सकते। तो फिर वे लोगों को कैसे धोखा देते हैं? यान फेई ने हंसते हुए कहा, एक बार मेरी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई जो गर्भवती महिलाओं को लड़का होगा या नहीं, ये भविष्यवाणी करने में माहिर था, और उसने ये भी दावा किया था कि गलत होने पर कोई शुल्क नहीं। लेकिन जब गर्भवती महिलाएं उससे पूछताछ करने आती, तो वह कहता कि सभी को लड़का होगा, और अगर वह गलत होता तो पैसे वापस पाने के लिए उसके पास आने को कहता। सोचो फिर क्या हुआ? वेन रॉ ने अपनी उंगली काटी और एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे नहीं पता। यान फेई ने कहा, नतीजा ये हुआ कि जो लोग लड़कों को जन्म नहीं देते थे, वे उनसे पैसे वापस मांगने आती थी, और जब तक कोई उनके पास आता था, वह उनके पैसे वापस कर देते थे। लेकिन फिर भी वह पैसा कमाते थे, ऐसा क्यों? वेन रॉ अचानक चिल्लाई, आह, और ताली बजाते हुए बोली, अब मुझे समझ आ गया। उन गर्भवती महिलाओं में से कम आधी के बेटे होंगे, इसलिए उनमें से आधी पैसे वापस मांगने उसके पास नहीं आएंगी। दूसरे शब्दों में, नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात का फायदा उठाकर उसने 50% पैसा कमाया।
चूंकि कम से कम आधी लड़कियां लड़के हैं, इसलिए लड़कियों के पैसे वापस करने के बाद भी उसने मुनाफा कमाया। यान फेई ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। ये ठगों की आम चाल है। वे बस नंबर का खेल खेलते हैं और हर कोई मूर्ख बन जाता है। वेन रॉ ने ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये दादाजी बहुत दयालु दिखते हैं, उन्हें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। यान फेई ने मन ही मन आंखें घुमाई, ये सोचकर कि चीन के ज्योतिषी, जो किसी ज्ञानी ऋषि या अमर जैसे नहीं दिखते थे, ठगी करने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वह जिद्दी नहीं थे और अपनी राय पर अड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा, चूंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, तो चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। webno.well.com। दोनों सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के स्टॉल के पास पहुंचे। बूढ़े ने आंखें खोली और मंदारिन में कहा, अचूक भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाला, गलत होने पर कोई आरोप नहीं। यान फेई ने भी मंदारिन में कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम सचमुच भविष्य बता सकते हो? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं गु बानशियान 50 वर्षों से जियांगू में घूम रहा हूँ, असंख्य लोगों के भाग्य की भविष्यवाणी की है और उनके जीवन को बदला है, और आपको संदेह है कि क्या मैं भविष्य बता सकता हूँ? आज मैं अर्धअमर नश्वर संसार में विचरण कर रहा हूँ और इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण पा रहा हूँ। गणना करने पर मुझे पता चला कि यहाँ किसी का मुझसे मिलना तय था। इस प्रकार मैं एक बार फिर लोगों का भविष्य बताने के लिए पुण्य संचय के कार्य के रूप में प्रकट हुआ हूं, फिर भी आपको मुझ पर संदेह है। वेन रॉ ने भी मंदारिन में कहा, दादाजी, क्या आप अपने विज्ञापन के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत चौंक कर कहा, सच कहूं तो दूसरों के लिए भविष्य बताना बस एक गौण काम है, बताने लायक नहीं। मेरी असली प्रतिभा तो भविष्य बताना है और अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता के कारण ही मैं बिना किसी असफलता के सफल हो सकता हूँ। यान फेई ने उसकी बकवास देखकर कहा, बूढ़े आदमी, अगर तुम जो कहते हो उस पर अमल नहीं करते तो बातें सस्ती हैं। चूंकि तुमने अपनी क्षमताओं का बखान किया है, तो हमें भी कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कागजों का एक ढेर और 2 कलम निकाले, उन्हें यान फेई और वेन रॉ के सामने रखते हुए कहा, मैंने कल ही भविष्य का अनुमान लगा लिया था और जानता था कि आज मैं तुम दोनों से यहाँ मिलूंगा। मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी अनुमान लगा लिया था, उनके उत्तर लिख लिए थे और उन्हें लिफाफों में बंद कर दिया था। ये लिफाफे नीचे दराज में हैं। बस इन कागजों पर अपने प्रश्न लिख दो और मैं तुरंत नीचे से तुम्हारे लिए उत्तर ले आऊंगा। यान फेई जोर से हंस पड़ी, तुम सच में कमाल हो बूढ़े। दूसरे ज्योतिषियों के पास इस तरह का तरीका नहीं होता। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर यह सही नहीं हुआ तो लोग डर जाएंगे? वेन रॉ ने यान फेई का हाथ खींचते हुए कहा, छोटी फेई, चलो एक बार कोशिश करते हैं और हमें तुरंत सच्चाई पता चल जाएगी। यान फेई ने वेन रॉ के सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया। उसने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े से कहा, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर तुम में सचमुच भविष्यवाणी करने की क्षमता है तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा स्टॉल पलट दूंगा। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ खिलखिलाकर हंसा और बोला, तो फिर जो प्रश्न आपके मन में है उसे लिख लीजिए। यान फेई ने एक सफेद कागज का टुकड़ा उठाया और उसे फैला दिया। उसके बगल में वेन रॉ ने भी एक कागज का टुकड़ा उठाया और पूछा, दादाजी, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो यान फेई और वेन रॉ ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया। यान फेई का कागज थोड़ा झुका हुआ था ताकि वेन रॉ को उस पर लिखा हुआ न दिखे। दूसरी ओर वेन रॉ ने बिना किसी शब्द को छुपाए खुलकर लिखा। दोनों ने जल्दी से अपना काम पूरा किया और कागज मोड़कर दाढ़ी वाले बूढ़े की ओर बढ़ा दिए। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उनके प्रत्येक कागज को खोला और विषय वस्तु को पढ़ने के बाद अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा, हाँ, वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। फिर दाढ़ी वाले बूढ़े ने अपने स्टॉल के नीचे एक दराज खोला जहां पहले से सीलबंद 2 लिफाफे रखे थे। उसने एक लिफाफा यान फेई को और दूसरा वेन रॉ को देते हुए कहा, जवाब अंदर है, खुद देख लो। बूढ़े व्यक्ति का संयमित व्यवहार देखकर यान फेई सोचने लगा, क्या ये बूढ़ा व्यक्ति सचमुच भविष्य देख सकता है, या फिर उसकी तरह इस बूढ़े व्यक्ति को भी कोई असाधारण सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिससे वह भविष्य देख सकता था। हालांकि यान फेई को शक था, फिर भी उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला, अंदर से चिट्ठी निकाली और उसमें लिखा एक वाक्य देखा,
तुम और वेन रॉ साथ होंगे और तुम्हारा अंत सुखद और आनंदमय होगा। यान फेई सदमे में था, लगभग चिट्ठी गिरा ही दी। उसने कोरे कागज पर जो सवाल लिखा था वह था, क्या मैं वेन रॉ के साथ रह सकता हूँ? हमारा अंत कैसा होगा? बूढ़े आदमी के लिफाफे पर लिखा जवाब कोई एक सा जवाब नहीं था, बल्कि यान फेई के सवाल का एक बेहद प्रासंगिक जवाब था। कलम उठाने से पहले ही उसे यकीन नहीं था कि वह कौन सा सवाल लिखेगा। दूसरे शब्दों में, उसका सवाल एकदम सहज था और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कुछ पूछेगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसके सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। क्या ये बूढ़ा आदमी वाकई कोई अद्भुत इंसान हो सकता है, जिसके पास भविष्य की बारीक भविष्यवाणी करने की क्षमता हो? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को विस्मय और संदेह के मिले जुले भाव से देखते हुए यान फेई ने देखा कि वेन रॉ भी उसे उत्सुकता से देख रहा था। वह अचानक नीचे झुका और बूढ़े के स्टॉल के नीचे का पर्दा उठाया तो उसे 4 पैरों वाली एक साधारण सी मेज दिखाई दी, जिस पर एक दराज के अलावा और कुछ नहीं था। इसका मतलब था कि लिफाफे में लिखा जवाब किसी मेज के नीचे छिपे हुए व्यक्ति ने मौके पर ही नहीं लिखा होगा। इसके अलावा उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी और उसने लिफाफे को दराज में रखे जाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। ये निश्चित था कि जवाब बिना किसी बाहरी संपर्क के दराज में आ गया था। जिज्ञासावश वेन रॉ ने पूछा, छोटी फेई, क्या तुम्हारा प्रश्न पूर्वानुमानित था? यान फेई ने अस्पष्टता से उत्तर दिया, लगता है वह कुछ जानता है। वेन रॉ ने फिर पूछा, क्या मैं देख सकता हूं कि सवाल क्या था? सही सामग्री f.riverbend.oval.co पर देखें। यान फेई ने बूढ़े आदमी के हाथों से अपना प्रश्न और उत्तर वाला कागज छीन लिया, उसे वापस लिफाफे में डाल दिया और फिर उसे अपनी छाती में ठूंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और केवल यान फेई को मुस्कुराते हुए देखा, जिससे एक रहस्यमय ज्ञान का भाव प्रकट हुआ। ये देखकर कि यान फेई ने प्रश्न और उत्तर एक तरफ रख दिए हैं, वेन रॉ ने आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार सबके अपने राज होते हैं। उसने अपना लिफाफा उठाया, उसमें से एक कागज निकाला और उत्तर देखने लगी। उसे पढ़कर उसने आश्चर्य से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और आंखों में अविश्वास के भाव के साथ बोली। जिज्ञासु किंतु जिज्ञासा से अनभिज्ञ यान फेई ने देखा कि वेन रॉ ने उसे उत्तर देते हुए कहा, छोटे फेई, क्या तुम मुझे ये देखने में मदद कर सकते हो कि क्या ये वास्तविक है? यान फेई ने उस पर नजर डाली और देखा कि उसमें लिखा था, अब से 3 साल बाद आपके जैविक माता पिता आपके पास आएंगे और आपको उनका प्यार मिलेगा। यान फेई ने पूछा, छोटी रॉ, तुम्हारा प्रश्न क्या था? वेन रॉ ने बूढ़े आदमी से वह कागज वापस लिया जिस पर उसने लिखा था और उस पर सरल चीनी भाषा में लिखा था, मैं अपने जन्मदाता माता पिता से कब मिल सकती हूँ? क्या वे अब भी मुझसे प्यार करते हैं? यान फेई अब सचमुच हैरान थी, क्योंकि वेन रॉ के सवाल का अंदाजा उस बूढ़े ने भी लगा दिया था जिसने पहले ही जवाब लिख दिया था। चूंकि सारे जवाब ब्रश से लिखे गए थे और स्याही सूख चुकी थी, इसलिए साफ था कि ये अभी नहीं बल्कि कुछ समय पहले लिखे गए थे। क्या ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सचमुच कोई संत पुरुष हो सकता है और उससे मिलना उसकी नियति हो सकती है? इस समय यान फेई का स्वयंभू बूढ़े आदमी गू के प्रति नजरिया बदल गया था। अगर बूढ़ा आदमी गू वाकई भविष्य देख सकता था तो शायद वह यान फेई द्वारा ड्रोन हासिल करने और उसके आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा सकता था। यान फेई के विचार करते ही बूढ़े गू बोले, भविष्य को जानने की यह क्षमता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग करने में मेरा बहुत सारा जीवन काल खर्च हो जाता है। मैं इसका उपयोग महीने में केवल 3 बार ही कर सकता हूँ। इसलिए ये सोचना भी मत कि मैं अपनी इस क्षमता का उपयोग तुम्हारे लिए कैसे करूँ। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा एक मोटा मोटा पूर्वानुमान ही लगा सकता हूँ और भविष्यवाणी जितनी विस्तृत होगी मेरे जीवन काल पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए पहले ही 2 बार भविष्य का पूर्वानुमान लगा चुका हूँ, तुम्हारे पास एक और मौका बचा है। यान फेई ने कहा, बड़े कृपया मेरे पहले कहे गए शब्दों को क्षमा करें। बूढ़े आदमी गू ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो भी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। पहली 2 भविष्यवाणियां मुफ्त उपहार मानी जा सकती हैं, लेकिन इस आखिरी मौके के लिए मुझे पैसे देने होंगे। ड्रीम फूड्स के उत्पाद हाल ही में जबरदस्त बिक रहे थे। लू पिंगपिंग ने जो सुप्रीम वीआईपी कार्ड लिया था उसमें हमेशा भारी बैलेंस रहता था, इसलिए अब पैसे की चिंता उन्हें नहीं रही। हालांकि उनके बैंक कार्ड में पैसे भरे हुए थे, लेकिन उनके पास ज्यादा नकदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ अजीब तरीके से पूछा, क्या मैं यहाँ पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ?
बूढ़े गू खिलखिलाकर हंसे और आश्चर्य से अपने पीछे बैग से चाइना यूनियन पे पीओएस मशीन निकाली और उसे यानफेई के सामने रख दिया, जो वहीं हक्का बक्का खड़ा था। फिर बूढ़े गू बोले, मेरे जैसा भविष्य का अंदाजा लगाने वाला इंसान पूरी तैयारी के साथ कैसे नहीं आ सकता। यानफेई ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन असल में वह यूनिवर्सल स्पेस से अपना बैंक कार्ड निकाल रहा था। उसने उसे बूढ़े आदमी की पीओएस मशीन पर स्वाइप किया, 10 लाख की रकम डाली और कहा, क्या ये काफी है? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने रकम पर नजर डाली, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, सीखने लायक नौजवान। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो, इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। इस बार तुम दोनों में से कौन लिखेगा? वेन रॉ अपने हाथ हिलाते हुए कहती रही, दरअसल मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे माता पिता अभी भी इस दुनिया में हैं? क्या वे मुझसे प्यार करते हैं? बस यही मेरी चिंता है। छोटी फे, तुम आगे बढ़ो। बिना किसी हिचकिचाहट के यानफेई ने एक कलम और कागज का टुकड़ा उठाया, एक पल सोचा, अपना सवाल लिखा और फिर कागज को मुड़कर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की ओर बढ़ा दिया। बूढ़े ने कागज को खोलकर देखा, फिर उसे वापस उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने मेज के नीचे दराज खोली, फिर से हाथ डाला और एक लिफाफा निकालकर यानफेई को थमा दिया। यानफेई हैरान रह गया। उसने अभी अभी नीचे वाली दराज को ध्यान से देखा था। बूढ़े आदमी गू द्वारा 2 लिफाफे निकालने के बाद वह खाली थी, कुछ भी नहीं था। अब दूसरा लिफाफा कैसे आ सकता है? वह दराज पर ध्यान से देख रहा था और उसके चारों ओर का पर्दा उसने फाड़ दिया था। इसलिए यह असंभव था कि लिफाफे में कोई चुपके से लिखकर मेज के नीचे रख दे, और यानफेई की चौकस निगाहों के रहते किसी के लिए भी चुपचाप लिफाफे में सरकाना असंभव था। इस प्रकार इस लिफाफे का दिखना काफी रहस्यमय था। यानफेई मन ही मन चौंका। तभी अचानक दूर बाजार में तारों से चिंगारियां फूट पड़ीं, शॉर्ट सर्किट हो गया था और देखते ही देखते बाजार की सारी लाइटें बुझ गईं और आसपास का माहौल अंधेरे में डूब गया। यानफेई ने झट से अपने बगल में खड़े वेन रॉ का हाथ पकड़ लिया और कहा, छोटे रॉ, डरो मत, मैं यही हूं। अचानक छाए अंधेरे ने वेन रॉ को थोड़ा डरा दिया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन जैसे ही यानफेई ने उसका हाथ थामा, उसने खुद को संभाला। बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाद बैकअप पावर सप्लाई तुरंत चालू हो गई और कुछ ही सेकंड में बाजार की बिजली बहाल हो गई और लाइटें वापस आ गईं, जिससे आसपास का माहौल रोशन हो गया। यानफेई ने अंधेरे में वेन रॉ का हाथ पकड़ रखा था और जब रोशनी वापस आ गई तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा। वेन रॉ थोड़ा शर्माया पर छुड़ाया नहीं। जब यानफेई ने फिर आगे देखा तो उसने पाया कि बूढ़ा आदमी गू हवा में गायब हो गया था और उसका साधारण सा अस्तबल भी गायब हो गया था। अगर बूढ़ा आदमी गू इतने सारे झटके न छोड़ गया होता तो यानफेई को शायद शक होता कि क्या बूढ़ा आदमी कभी अस्तित्व में था। वेन रॉ ने भी देखा कि बूढ़ा आदमी गू चला गया था और उलझन में कहा, अजीब बात है, बूढ़ा आदमी अचानक कैसे गायब हो गया? यानफेई अंदर से दंग रह गया। उसने लिफाफा उठाया, कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और पाया कि वह असल में चीन का नक्शा था, एक ऐसा नक्शा जिससे वह बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। नक्शे पर चीन के पूर्वी हिस्से में समुद्र के ऊपर पेंसिल से एक वृत्त खींचा गया था, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और यहां तक कि उत्तरी प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से भी शामिल थे, और उस पर लिखा था, विकास के अवसर इन्हीं समुद्रों में हैं। यानफेई ने अपने लिखित प्रश्न के साथ कागज का टुकड़ा उठाया और देखा कि उस पर लिखा था, मेरे भविष्य के विकास की दिशा क्या है। इस बिंदु पर यानफेई ओल्ड मैन गू की क्षमताओं पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने प्रशंसा से आह भरी, यह ओल्ड मैन गू वाकई एक अद्भुत व्यक्ति था जो भविष्य बताने की क्षमता रखता था। यानफेई को इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उसने ऐसे अद्भुत व्यक्ति से आगे जुड़ने का मौका गंवा दिया। बाजार की इस यात्रा के बाद यानफेई और वेन रॉ के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए थे। कभी कभी वेन रॉ चीन के घरेलू मामलों की जानकारी लेने के लिए यानफेई के पास आती थी। यानफेई उन्हें जानकारी साझा करने में बहुत खुश होती थी, जिससे वेन रॉ की चीन घूमने की इच्छा जागृत हुई। एक दिन यानफेई ने एवेई गांव में एक छोटी सी नदी के किनारे ऊपर की ओर घूमने के लिए समय निकाला। नदी साफ थी और उसमें सिर्फ छोटी मछलियां थीं, आसपास कोई खूंखार जानवर नहीं था। यानफेई को बहुत राहत मिली, क्योंकि अगर वहां खूंखार आदमखोर जानवर होते तो वेन रॉ और उसकी मेडिकल टीम से मिलने से पहले ही बेहोशी की हालत में उसे खा लिया जाता। यानफेई नदी के बहाव के साथ साथ 50 किलोमीटर से भी ज्यादा चला और नदी के उद्गम स्थल तक पहुंच गया। उद्गम स्थल एक विशाल गहरा कुंड था, जिसमें एक आश्चर्यजनक रूप से ऊंचा झरना था, जहां नीचे गहरे कुंड से झरने का अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
झरना पानी से भरपूर था और जब उसका विशाल प्रवाह नीचे गहरे कुंड में समा रहा था तो एक बहरा कर देने वाली गर्जना पैदा कर रहा था। भूभाग देखकर यान फेई को यकीन हो गया कि यह झरना वही है जो उसने चट्टान से देखा था। उस रात उस पर मिसाइलों से हमला हुआ और आखिरी क्षण में चट्टान से कूदकर वह भाग्यशाली रहा कि नीचे गहरे कुंड में गिर गया। फिर वह नदी के साथ नीचे की ओर बहता रहा जिससे वेन रो उसे ढूंढ पाया। यान फेई ने झरने को गौर से देखा और पाया कि हालांकि झरने से चट्टान की दीवारें चिकनी हो गई थीं, फिर भी चट्टानों की दरारों से छोटे छोटे पेड़ पौधे उग रहे थे। यान फेई ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर ऊपर चढ़ने लगा। उस रात की जिंदगी और मौत की लड़ाई के बाद यान फेई को अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करने की गहरी समझ आ गई थी। अपनी अपार शक्ति और दिन होने के कारण वह आसानी से चट्टान पर चढ़ गया। चट्टानों और छोटे पेड़ों को कुशलता से पार करता हुआ उसकी फुर्ती चढ़ाई करने वाले बंदरों से भी ज्यादा थी। यान फेई तेजी से हवा में बादलों की रुकावट को पार करते हुए चट्टान की चोटी पर चढ़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि चट्टान का रूप पूरी तरह बदल गया है। मिसाइल हमले के बाद पूरी चट्टान ढह गई थी और कठोर चट्टानें भी टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। इससे यान फेई अमेरिकी सेना की मिसाइलों की अद्भुत शक्ति पर अचंभित हो गया। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने चट्टान से कूदने का पल भर में ही फैसला कर लिया था, वरना मिसाइल हमले में वह चूर चूर हो जाता। यान फेई ने घटनास्थल पर गोरी महिला का शव नहीं देखा। मिसाइल हमले में उसका शरीर भी नष्ट हो गया होगा। अगर आसपास सूखे लाल खून के निशान न होते तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ किसी की हत्या हुई है। ये वही युद्ध क्षेत्र था जहाँ यान फेई ने अमेरिकी सेना के साथ कई भीषण युद्ध लड़े थे। उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और गोरी महिला का पीछा करते हुए सावधानी से उसी रास्ते पर वापस चला गया। अब दिन का समय था और वह उस रात ड्रोन हमले से हुई भारी तबाही को साफ देख सकता था। शक्तिशाली 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोपों और विभिन्न मिसाइलों के हमले में आदिम जंगल बड़े बड़े गड्ढों से भर गया था और कुछ बड़े प्राचीन पेड़ भी उखड़ गए थे। ये पहली बार था जब यान फेई ने दिन के समय ड्रोन की शक्ति देखी थी और उसे तुरंत ही उच्च तकनीक वाले हथियारों की शक्ति का प्रत्यक्ष आभास हो गया। यान फेई चुपके से आगे बढ़ा। हालांकि उसे ड्रोनों से हुई तबाही के दृश्य अभी भी मिल रहे थे, लेकिन ड्रोनों से मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। यहां तक कि पास के इलाके में गिरे अमेरिकी सैन्य विमान का मलबा भी पूरी तरह से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जिस समय यान फेई को मार गिराया गया था और वह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मदद कर रहा था, उस दौरान अमेरिकी सेना ने युद्ध क्षेत्र की सफाई कर दी थी और अपने सारे उपकरण बरामद कर लिए थे और कोई भी कीमती सामान पीछे नहीं छोड़ा था। हालांकि यान फेई का युद्ध के मैदान में लौटने का उद्देश्य अमेरिकी सेना के उपकरण प्राप्त करना नहीं था। वह वहां उस छोटे चिंपांजी को खोजने गया था जिसे उसने एक गुफा में छिपा रखा था। जब यान फेई का पीछा किया जा रहा था तब छोटे चिंपांजी के माता पिता ने गोरी महिला पर हमला कर दिया था, जिसके कारण गोरी महिला और यान फेई की ताकत में उलटफेर हो गया था। कहा जा सकता है कि वे दोनों चिंपांजी यान फेई के जीवन रक्षक थे। दुर्भाग्य से बाद में गोरी महिला ने उन्हें मार डाला, जिससे यान फेई के कार्यों का अप्रत्यक्ष परिणाम माना जा सकता है। इसलिए उसने दोनों चिंपांजी के बच्चों की देखभाल करना अपना कर्तव्य समझा। भले ही वह खुद छोटे चिंपांजी का पालन पोषण न कर सके, लेकिन वह उसे किसी चिड़ियाघर में भेजना चाहता था जहां वह जीवित रह सके। आखिरकार वह छोटा चिंपांजी तो बहुत छोटा था, शायद अभी तक दूध छुड़ाया भी नहीं था। अगर उस समय हालात इतने बुरे न होते तो यान फेई उसे गुफा में न छिपाता। यान फेई ने अपनी याददाश्त के आधार पर जल्दी से गुफा ढूंढ ली, लेकिन जब उसे पता चला कि गुफा ढह चुकी है तो उसे बड़ा झटका लगा। वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा और पाया कि गुफा का प्रवेश द्वार ऊपर से गिरे विशाल पत्थरों से बंद था, जिससे अंदर जाना नामुमकिन था। यान फेई हैरान था। गुफा किसी विस्फोट से बनी थी और वह पूरी तरह से कठोर चट्टान से बनी थी, उसे ढहना नहीं चाहिए था। और तो और उस रात युद्ध के बाद उसके ड्रोन अवतार ने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था और भाग गया था, और उस समय गुफा सही सलामत थी, तो वह कैसे ढह सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिकी सेना ने युद्ध के मैदान की सफाई करते समय गुफा को उड़ा दिया हो? यान फेई कुछ देर तक गुफा में इधर उधर खोजता रहा, लेकिन उसे छोटी चिंपांजी का कोई सुराग नहीं मिला। कोई और चारा न होने पर वह अनिच्छा से वहां से चला गया। इन परिस्थितियों में छोटी चिंपांजी निश्चित रूप से मर चुकी थी और यान फेई इस नतीजे को बदलने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। नन्हे चिंपांजी को न पाकर यान फेई पछतावे के साथ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्थायी अस्पताल लौट आया। फिर
उसने पास के एक कस्बे से सैटेलाइट फोन के जरिए चीन में लू पिनपिन से संपर्क करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि क्या अफ्रीका में चिंपांजी के लिए उसके अपराध की भरपाई के तौर पर कुछ किया जा सकता है। हालांकि जब यान फेई ने लू पिनपिन से संपर्क किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। एक फैक्ट्री कर्मचारी ने उनके फूड प्रोसेसिंग प्लांट से वजन घटाने वाली कुकीज बनाने की पूरी प्रक्रिया चुपके से चुरा ली थी और अब गायब हो गया है। लू पिनपिन पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर बेचैन थे। यान फेई के अफ्रीका जाने और संपर्क में न होने के कारण उन्हें घटना की सूचना देने का कोई तरीका नहीं था। अब जब यान फेई ने सैटेलाइट फोन से वापस कॉल किया तो लू पिनपिन ने उन्हें ड्रीम फूड्स में हुई अप्रत्याशित घटना के बारे में बताया। यान फेई हैरान रह गया। उसने सोचा था कि कोई उसके वजन घटाने वाले कुकीज के व्यापार रहस्य पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वजन घटाने वाली कुकीज का असली राज उनकी उत्पादन प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनका खुद का बनाया हुआ स्लिमिंग लिक्विड था। अगर दूसरे पक्ष को कुकीज बनाने की प्रक्रिया मिल भी जाती तो भी वे वजन घटाने वाली कुकीज नहीं बना पाते जिनका कोई स्लिमिंग प्रभाव होता। लेकिन लू पिनपिन को इस बात का अंदाजा नहीं था और उन्हें लगा कि उत्पादन प्रक्रिया लीक हो गई है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। यान फेई और वेनरॉ के रिश्ते में हाल ही में सुधार हो रहा था। वह गरम लोहा ठोकने और घरेलू मसले उठने पर एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए तैयार था। यान फेई कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं था। हालांकि चोरी हुई सिर्फ एक नकली निर्माण प्रक्रिया थी, फिर भी उसे मामले को संभालने के लिए चीन वापस जाना पड़ा, कम से कम दिखावे के लिए। इसलिए उसे वेनरॉ को अलविदा कहना पड़ा और फिर केन्या की राजधानी नैरोबी वापस जाकर शंघाई के लिए तुरंत उड़ान बुक करनी पड़ी। यान फेई केन्या के उस होटल में लौटा जहां वह ठहरा हुआ था और पाया कि उसके कमरे में कोई नहीं आया था, क्योंकि उसने चुपके से जो कई मार्कर लगाए थे वे सब अभी भी बरकरार थे। ऐसा लग रहा था कि रूम सर्विस स्टाफ भरोसेमंद था। इसलिए चेक आउट करते समय यान फेई ने स्टाफ को ढेर सारी रेनमिनबी RMB इनाम में दी, जिससे वे खुशी से नाच उठे। हवाई अड्डे पर इंतजार करते हुए यान फेई केन्याई समाचार देख रहा था और उसे केन्या संग्रहालय में हुई लड़ाई की खबरें दिखाई दी। खबरों में बताया गया था कि अज्ञात कारणों से कई सेनाएं केन्या संग्रहालय में युद्ध में शामिल हो गई थीं। लड़ाई भीषण थी और इसमें कई हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। न केवल युद्धक पक्षों को भारी नुकसान हुआ, बल्कि युद्ध के दौरान केन्या संग्रहालय भी तबाह हो गया। अंत में केन्याई अधिकारियों को यह भी पता नहीं चला कि लड़ाके कौन थे। यान फेई का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से तारीख देखी। उसे एहसास हुआ कि यह हाथापाई सैम का पीछा करने के कुछ ही समय बाद हुई थी, जिसने जंग लगे उपकरण चुराए थे। उस समय वह एक गोरी महिला के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जंग लगे उपकरणों की खोज करने वाला सिर्फ वह खुद, अमेरिकी या कैप्टन चाइना ही नहीं था, बल्कि इसमें और भी ताकतें शामिल रही होंगी। हालांकि इन लोगों या ताकतों को निराश होना ही था, क्योंकि उनके देर से आने का मतलब था कि उनके ध्यान का विषय ड्रोन अवतार के उन्नयन के लिए पोषण बन जाएगा और इस दुनिया में फिर कभी प्रकट नहीं होगा। केन्या में अपने कामकाज निपटाने के बाद यान फेई ने अपना ध्यान घरेलू मामलों पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। सही सामग्री freevbn.com पर देखें। केन्या हवाई अड्डे से विमान के उड़ान भरने से पहले और शाम ढलने के बाद यान फेई के ड्रोन अवतार ने केन्याई जलक्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू की और समुद्र की सतह से नीचे शंघाई की ओर उड़ान भरी। 5 घंटे की उड़ान और हिंद महासागर में अंडमान द्वीप समूह के आसपास पहुंचने के बाद ड्रोन के ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो गए थे। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन स्थानीय समयानुसार मध्यरात्रि 12 बजे डेटा रिफ्रेश होने की प्रतीक्षा में समुद्र तल में डूब गया। उसी रात यान फेई का विमान भी नैरोबी हवाई अड्डे से उड़ान भर गया। विमान में उन्होंने समय पर कड़ी नजर रखी और जब नैरोबी में रात के 12 बज गए तो ड्रोन डेटा रिफ्रेश होने लगा। यान फेई को यह अजीब लगा कि जब वह विमान में थे जो पूर्व दिशा में उड़ रहा था और उनके स्थान के मध्यरात्रि 12 बजे के समय क्षेत्र को पार कर चुका था, तो उनके ड्रोन ने मध्यरात्रि 12 बजे के समय क्षेत्र को पार करने के बाद अपना डेटा रिफ्रेश नहीं किया, बल्कि नैरोबी में मध्यरात्रि 12 बजे तक ऐसा करने का इंतजार किया। इस डेटा रिफ्रेश टाइमिंग का आधार क्या था? काफी सोचने के बाद यान फेई को एक अनुमान लगा। जब वह अभी भी हवा में था तो डेटा रिफ्रेश का समय उसके प्रस्थान स्थान के समय क्षेत्र के अनुसार गणना किया गया था, लेकिन जैसे ही वह उतरा, निर्णय का समय मानक स्थानीय समय में बदल गया। इससे उसके ड्रोन को असीमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए नियमों का फायदा उठाने की उसकी उम्मीद टूट गई।
हालांकि यान फेई के पास इतना कम डेटा था कि वह ये नहीं जान पाया कि उसका निर्णय सही था या नहीं। लेकिन अगर वह कुछ और उड़ानें भरता और कई बार डेटा रिकॉर्ड करता तो उसे पैटर्न का अनुमान लगाने में मदद मिलनी चाहिए। ड्रोन डेटा रिफ्रेश हो गया था, जिससे ऊर्जा बिंदु 1 लाख पर वापस आ गए थे, इसलिए यानफेई के नियंत्रण में ड्रोन फिर से उड़ान भरने लगा। ये समुद्र की सतह से उभरा और अपने मूल मार्ग से शंघाई की ओर वापस उड़ान भरने लगा। हालांकि मलेशिया प्रायद्वीप पर क्रा इस्थमस को पार करते समय यानफेई ड्रोन के स्थान को उजागर होने से बचाने के लिए अधिक सतर्क था। सौभाग्य से गहरी रात हो चुकी थी और हालांकि ड्रोन को कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अंततः मलेशिया प्रायद्वीप को सुरक्षित रूप से पार करने और थाईलैंड की खाड़ी में प्रवेश करने में सफल रहा। फिर ड्रोन दक्षिण चीन सागर के साथ उत्तर की ओर शंघाई की ओर बढ़ता रहा। पहली उड़ान के अनुभव के आधार पर ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन ने जिन महासागरों से गुजरा था उनके विस्तृत भूभाग मानचित्र रिकॉर्ड किए थे, इसलिए दूसरी उड़ान में खतरनाक क्षेत्रों से सफलतापूर्वक बचाव किया गया। इससे न केवल ड्रोन की उड़ान गति बढ़ी, बल्कि ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी भी काफी कम हुई। नतीजतन जहां आउटबाउंड यात्रा के लिए 2 बार डेटा रिफ्रेश करना पड़ा, वहीं वापसी यात्रा के लिए केवल 1 बार डेटा रिफ्रेश करना पड़ा। इस प्रकार जब यानफेई हवाई जहाज से आकाश में यात्रा कर रहा था, ड्रोन समुद्र की सतह से कम ऊंचाई पर चुपके से उड़ रहा था। अगली सुबह जब यानफेई का हवाई जहाज शंघाई हवाई अड्डे पर उतरा, तो ड्रोन भी शंघाई के पास के पानी में वापस आ गया था। उसके ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो चुके थे। फिर ड्रोन अगले डेटा रिफ्रेश की प्रतीक्षा में पानी में डूब गया। जैसे ही यानफेई विमान से उतरे, लू पिंगपिंग जो उन्हें लेने आए थे, उन्हें जल्दी से कार में बिठा गए। कार में पिंगपिंग ने यानफेई से उनकी अफ्रीका यात्रा के बारे में तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन उत्सुकता से उन्हें लीक की घटना के बारे में विस्तार से बताया। 1 सप्ताह पहले एक रात्रिपाली कर्मचारी ड्रीम फूड्स प्रसंस्करण फैक्ट्री के नियंत्रण केंद्र में घुस गया था, सुरक्षा कर्मियों को बेहोश कर दिया था तथा वजन घटाने वाली कुकीज की निर्माण प्रक्रिया के सभी डेटा की नकल कर ली थी। यानफेई और लू पिंगपिंग ने पहले ही व्यापारिक रहस्यों की चोरी की संभावना पर विचार किया था और नियंत्रण केंद्र के डेटा की सुरक्षा और बाहरी घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा कार्य को पहले ही बढ़ा दिया था। हालांकि ये सुरक्षा बाहरी खतरों पर केंद्रित थी और उन्होंने अभी तक आंतरिक उल्लंघनों की संभावना पर विचार नहीं किया था। आखिरकार शुरुआत में वे अपने कर्मचारियों पर ही ज्यादा भरोसा करते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इन उत्पादन कर्मचारियों में दूसरों द्वारा भेजा गया एक जासूस भी शामिल था। जासूस ने कारखाने के सुरक्षा उपायों को भेदने के लिए हिंसा के सबसे सीधे सीधे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अंदर से हमला किया। इसलिए इस अनुमान के तहत कि यानफेई और लू पिंगपिंग ने हिंसक तरीकों पर विचार नहीं किया था, सबसे लोकप्रिय वजन घटाने वाली कुकीज की निर्माण प्रक्रिया अंततः लीक हो गई। पिंगपिंग को ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर तुरंत पता चल गई, लेकिन तब तक यानफेई एक अलग थलग अफ्रीकी महाद्वीप में पहुंच चुका था और उससे संपर्क करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। कोई और विकल्प न होने के कारण लू पिंगपिंग के पास पुलिस को रिपोर्ट करने का ही विकल्प बचा था। हालांकि जब पुलिस कमर्शियल स्पाई के घर पहुंची तो पाया कि वह पहले से ही खाली था और कमर्शियल स्पाई कहीं नहीं मिला। स्पाई द्वारा आवेदन करते समय छोड़े गए पंजीकरण डेटा की आगे की जांच से पता चला कि दी गई सारी जानकारी झूठी थी। फिर भी कार्मिक विभाग के कर्मचारियों ने इस व्यक्ति के डेटा की ऑनलाइन पुष्टि की थी और सत्यापन के समय उन्हें स्पाई की जानकारी से कोई समस्या नहीं थी। यही वजह है कि मानव संसाधन विभाग इस कमर्शियल स्पाई को कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया। उन्हें क्या पता था कि यह इतना बड़ा घोटाला बन जाएगा। और अभी 5 दिन पहले ही ड्रीम फूड्स द्वारा न्यूट्रिशनल बिस्कुट निर्माण प्रक्रिया की चोरी की अफवाहों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। कंपनी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लू पिंगपिंग ने पुलिस विभाग को रिपोर्ट करने के अलावा इस मामले को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। उन्होंने पुलिस विभाग से बार बार आग्रह किया कि जांच के बारे में कोई भी जानकारी लीक न की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच पूरी गोपनीयता के साथ की जाए। अब जबकि इस घटना को लेकर इंटरनेट पर हंगामा मच गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि किसी ने जानकारी लीक कर दी है, जिससे वह व्यक्ति अत्यधिक संदिग्ध हो गया है। कंपनी द्वारा पहले से चयनित कुछ राष्ट्रीय एजेंटों ने पहले ही इस घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया था और सूक्ष्म रूप से उनके वेट लॉस कुकीज एजेंसी समझौते को रद्द करने और उनकी सुरक्षा जमा राशि की वापसी की संभावना का सुझाव दिया था। इसी दौरान ऑनलाइन तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कई सत्यापित अकाउंट और विशेषज्ञ सामने आए, जिन्होंने वजन घटाने वाली कुकीज की पूरी तरह से अवैज्ञानिक आलोचना की
और दावा किया कि ये कई मानवीय कार्यों को कमजोर करती हैं, तेजी से वजन कम होने का भ्रम पैदा करती हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। उन्होंने कुकीज खाने वाले उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी। अन्य विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी कि इन बिस्कुटों में प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद हैं और लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी उच्च जोखिम वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने सरकार से वजन घटाने वाली कुकीज को जब्त करने और बाजार में इनकी बिक्री बंद करने की मांग की। एक अन्य विशेषज्ञ ने वजन घटाने वाली कुकीज की अत्यधिक कीमत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आटे के एक टुकड़े से अधिक कुछ नहीं है, तथा उन्होंने व्यापारियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें कोई विवेक नहीं है तथा वे उपभोक्ताओं से खूब पैसा कमा रहे हैं। यहां तक कि ऐसे सत्यापित खाता उपयोगकर्ता भी थे जो उपभोक्ता होने का दावा करते थे, जिन्होंने गवाही दी कि हालांकि उन्होंने वजन घटाने वाली कुकीज का उपयोग करके सफलतापूर्वक वजन कम कर लिया था, लेकिन उनका वजन तुरंत ही बढ़ गया और वे पहले से अधिक भारी हो गए। कुछ विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर भी सवाल उठाया कि चीन के पास कोई उच्च तकनीक नहीं है और दावा किया कि ड्रीम फूड्स ने विदेशी कंपनियों से नवीनतम तकनीक चुराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रीम फूड्स को इन कंपनियों से मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इन सच्ची और झूठी अफवाहों के बीच वेट लॉस कुकीज की बिक्री में भारी गिरावट आने लगी, यहां तक कि कुछ उपभोक्ताओं ने पैसे वापस करने की भी मांग की। हालांकि अब तक उपभोक्ताओं पर इसका इतना असर नहीं हुआ था कि उत्पाद बंद हो जाए, लेकिन अगर इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वेट लॉस कुकीज के लिए ये अफवाहें विनाशकारी साबित हो सकती थीं। कंपनी की स्थिति पर लू पिनपिन की ब्रीफिंग सुनने के बाद यान फेई को तुरंत समझ आ गया कि उनकी कंपनी एक बड़ी साजिश में फंस गई है। उनकी कंपनी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50,000 वजन घटाने वाली कुकीज बेच सकती थी, जिससे उसे रोजाना $1 करोड़ की आय होती थी, यानी सालाना औसतन 36.5 अरब डॉलर। और यह सिर्फ घरेलू बाजार की बात थी, विशाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ये सर्वविदित है कि विकसित देशों में मोटापे के मरीज ज्यादा होते हैं और उनकी क्रय शक्ति भी ज्यादा होती है। एक बार जब यान फेई ने वजन घटाने वाली कुकीज के साथ विशाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया, तो मुनाफा आसमान छू जाएगा। ड्रीम फूड सिर्फ वजन घटाने वाली कुकीज उत्पाद के बल पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन सकती है और एक विशाल बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट समूह बन सकती है। यान फेई ने पूरी घटना का मर्म तुरंत समझ लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे के पीछे का ये संगठन ऐसी वजन घटाने वाली कुकीज नहीं बना सकता था। कुकीज को प्रभावी बनाने वाली चीज थी उनके अंदर चुपचाप मिला हुआ स्लिमिंग लिक्विड। स्लिमिंग लिक्विड के बिना पौष्टिक बिस्कुट अपना मुख्य काम खो देते और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पेट भरते। रात के 9:27। इस तरह के अपार लाभ कुछ व्यक्तियों और उद्यमों को हताशापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ड्रीम फूड्स के सामने जो संकट था वह निस्संदेह पर्दे के पीछे से किसी व्यक्ति द्वारा हेरफेर किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य ड्रीम फूड्स को निशाना बनाना था। फ्रे एक वेब एलकम यान फेई ने ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया था और कुछ आकस्मिक योजनाएं भी तैयार की थीं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि स्थिति और भी जटिल हो जाएगी और विरोधी सेनाएं और भी बड़ी हो जाएंगी। वह निश्चित था कि वाणिज्यिक जासूस को निश्चित रूप से किसी संगठन या किसी और ने उसकी कंपनी में घुसपैठ करने, वेट लॉस कुकी प्रक्रिया डेटा चुराने और फिर गायब होकर डेटा वापस संगठन या उसके पीछे की सेनाओं तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया था। कमर्शियल स्पाई के पीछे का संगठन या ताकतें एक बार वेट लॉस कुकीज की निर्माण प्रक्रिया पर कब्जा कर लेने के बाद निश्चित रूप से इस उत्पाद का उत्पादन करना चाहेंगी और ड्रीम फूड्स के हकदार बाजार हिस्से पर कब्जा करना चाहेंगी। बाजार पर कब्जा करने का सबसे तेज तरीका निस्संदेह अंदर से कमजोर करना होगा, जिसका मतलब होगा कि वे ड्रीम फूड्स के एजेंटों से संपर्क करेंगे और एजेंटों की ताकत का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों को बदल देंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंटों को ज्यादा अनुकूल शर्तों का वादा किया होगा, जैसे कि कम या माफ किए गए डाउन पेमेंट या एजेंटों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उत्पाद की आपूर्ति की कम कीमतें। ऑनलाइन उन अफवाहों का अचानक आना संभवतः इसी संगठन या किसी ताकत द्वारा फैलाया गया था, जिसका उद्देश्य ड्रीम फूड्स को नुकसान पहुंचाना और फिर बाजार पर कब्जा करने के लिए उनके जैसे उत्पाद जारी करना था। विशेषज्ञों ने अपनी आवाज में ड्रीम फूड्स की वजन घटाने वाली कुकीज की ऊंची कीमतों की भी आलोचना की, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे ड्रीम फूड्स की कुकीज पर हमला करते हुए उपभोक्ताओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए ऊंची कीमतों का त्याग करने और मूल्य निर्धारण की रणनीति अपनाने के लिए तैयार थे।
यान फेई ने पूरी घटना का मर्म तुरंत समझ लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे के पीछे का ये संगठन ऐसी वजन घटाने वाली कुकीज नहीं बना सकता था। कुकीज को प्रभावी बनाने वाली चीज थी उनके अंदर चुपचाप मिला हुआ स्लिमिंग लिक्विड। स्लिमिंग लिक्विड के बिना पौष्टिक बिस्कुट अपना मुख्य काम खो देते और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पेट भरते। यहां तक कि न्यूट्रिशनल बिस्कुट का स्वादिष्ट स्वाद भी वे दोहरा नहीं पाए। ऑक्सिलरी ब्रेन के सटीक प्रयोगों के तहत ऐसा स्वाद पैदा करने के लिए स्लिमिंग लिक्विड को आटे में सटीक रूप से मिलाना पड़ा। स्लिमिंग लिक्विड के बिना वेट लॉस कुकीज का स्वाद भयानक, यहां तक कि उबकाई लाने वाला और उनके अपने उत्पाद से बिल्कुल अलग हो जाता। लू पिनपिन के चिंतित भाव देखकर यान फेई कुछ भावुक हो गया। लू पिनपिन ने कंपनी के मामलों को अपना मान लिया था और ऐसे काम कर रही थी मानो कंपनी में उसके ही शेयर हो, जबकि वह सिर्फ एक सालाना वेतन पाने वाली कर्मचारी थी। उसे नौकरी पर रखना उसके जीवन का सबसे सही फैसला था। यान फेई जानता था कि वजन घटाने वाली कुकीज का असली राज लीक नहीं हुआ है, और उसने लू पिनपिन को आश्वस्त करते हुए कहा, पिनपिन, मुझे तुम्हारी बताई हुई बात पता है। हालांकि स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। मुझे लीक की आशंका थी, इसलिए मैंने उत्पादन लाइन में कुछ बदलाव किए हैं। एक जरूरी उपकरण है जिसे मैंने गुप्त रखा है, इसलिए तुम्हें हमारे व्यापारिक राज के उजागर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया में हमारे अलावा कोई भी वजन घटाने वाले कुकीज बनाने में सक्षम नहीं है। आखिरकार लू पिनपिन एक बिजनेस मैनेजमेंट टैलेंटेड थी और वेट लॉस कुकीज जैसे उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया से ज्यादा वाकिफ नहीं थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि लीक राज की चोरी है, लेकिन यान फेई की सफाई सुनकर उन्हें राहत मिली और उनका शांत व्यवहार देखकर धीरे धीरे उनकी शंकाएं कम हो गईं। अगर यान फेई की अनुपस्थिति में उनकी निगरानी में ये व्यापारिक राज लीक हो जाते तो लू पिनपिन को जिंदगी भर इसका पछतावा होता। यान फेई को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि सुरक्षा कारणों से उसने लू पिनपिन को उत्पादन लाइन में हुए विशेष बदलावों के बारे में नहीं बताया था, जिससे अनजाने में उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसे लगा कि लू पिनपिन को समझाना जरूरी है, इसलिए उसने कहा, पिनपिन, उस उपकरण के बारे में। लू पिनपिन ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, मुझे उपकरणों के बारे में मत बताओ। अगर मुझे पता होता तो राज लीक हो सकते थे। अगर मुझे पूरी जानकारी होती तो मैं इतना तनावग्रस्त नहीं दिखता जितना अभी हूं, जिससे हमारी पोल आसानी से खुल सकती थी और हम पलटवार करने की पहल भी खो सकते थे। यान फेई मन ही मन भावुक हो गया था। हालांकि लू पिनपिन ने कई सालों से उससे संपर्क नहीं किया था, फिर भी उनका रिश्ता मजबूत था और वह उस पर पूरा भरोसा कर सकता था। वह उसकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। लू पिनपिन भले ही कोई प्रतिभाशाली न रही हो, लेकिन उसका आईक्यू यान फेई से कुछ ज्यादा ही था। अगर यान फेई ने उससे यह बात छिपाई तो उसे सचमुच गोपनीय रखना ही था, वरना उनके रिश्ते को देखते हुए यान फेई उससे यह बात जरूर नहीं छिपाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए लू पिनपिन ने चालाकी से यह पूछने से परहेज किया कि यान फेई ने उत्पादन लाइन में क्या किया है। वह जानती थी कि उसकी ताकत तकनीक में नहीं बल्कि व्यवसाय प्रबंधन में है। उसे बस कंपनी के विकास का प्रबंधन अच्छी तरह से करना था और तकनीकी पहलुओं को यान फेई पर छोड़ देना था। जब लू पिनपिन को सच्चाई का पता चला तो वह पहले जैसी बेचैन नहीं रही और बोली, अब चूंकि उत्पाद में कोई समस्या नहीं है, मैं राहत महसूस कर रही हूं। मैं कंपनी के सामने आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की तैयारी कर रही हूं और मुझे आपकी मदद और समर्थन की जरूरत है। यान फेई ने उत्तर दिया, आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आप योजनाएं बनाते हैं। मैं आपकी व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन करूंगा। लू पिनपिन ने बताया, कई प्रांतों से कुछ एजेंट कंपनी के पास अपनी जमा राशि वापस पाने और हमारी साझेदारी समाप्त करने की मांग लेकर आए हैं। मैं उनकी मांगों को मानने और उनके साथ अपना सहयोग समाप्त करने की योजना बना रहा हूं। यान फेई ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने इंटरनेट बिक्री मॉडल को छोड़कर क्षेत्रीय एजेंट प्रणाली अपनाने का कारण ये था कि हम और ज्यादा ताकतों को अपने साथ जोड़ सके और एक साझा नियति वाला समुदाय बना सके जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दे सके। चूंकि वे इस समय पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि वे सिर्फ मौसम के दोस्त हैं, हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं और जरूरी है कि उन्हें जाने दिया जाए और उनकी जगह नए एजेंट ढूंढे जाएं। सही सामग्री f.reweek.november.l.c.om पर उपलब्ध है। लू पिनपिन ने आगे कहा, जब हमारी वजन घटाने वाली कुकीज पहली बार बाजार में आई तो हम उन्हें हथियाने की जल्दी में थे और हमने एजेंटों की क्रेडिट जानकारी की पर्याप्त जांच नहीं की,
जिसके कारण एजेंटों के पहले समूह में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग शामिल हो गए। मुसीबत का पहला संकेत मिलते ही उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और हमें कमजोर करने की कोशिश करने वाले दूसरे लोगों के निशाने पर भी आ गए। हम इस मौके का इस्तेमाल एजेंटों की जांच पड़ताल करने के लिए करेंगे। जो लोग जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, जो हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में टिके रहेंगे वे हमारे ध्यान का केंद्र बन जाएंगे और रणनीतिक सहयोगियों की सूची में शामिल हो जाएंगे। हमारी साझेदारी सूची से हटाए जाने के बाद वे हमारी काली सूची में शामिल हो जाएंगे और फिर कभी हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। यान फेई ने सिर हिलाकर लू पिनपिन द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके पर अपनी सहमति व्यक्त की और पूछा, इंटरनेट पर सत्यापित खातों और विशेषज्ञों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में क्या ख्याल है? उनके लिए आपकी क्या योजना है? लू पिनपिन ने जवाब दिया, अफवाहें फैलाने वाले विशेषज्ञों और सत्यापित खातों के संबंध में हम उन पर अदालत में मुकदमा करेंगे। चाहे कितना भी खर्च या समय लगे, हम उन्हें दोषी ठहराएंगे और साथ ही अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए और भी प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों को आमंत्रित करेंगे। हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को ये साबित करना है कि हमारे उत्पाद जहरीले नहीं हैं, उनमें कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं है, सफलतापूर्वक वजन कम करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ेगा, और हम विदेशी कंपनियों की तकनीक नहीं चुराते। यान फेई ने सहमति जताते हुए कहा, अफवाहों के सामने हमें सबसे प्रामाणिक स्पष्टीकरण और सबूत पेश करने चाहिए, न कि उन्हें छुपाना चाहिए। केवल पारदर्शी होकर ही हम उपभोक्ताओं का विश्वास जीत सकते हैं। लू पिनपिन ने कहा, इस घटना के दौरान शंघाई के सरकारी विभागों ने हमारे प्रति अपनी चिंता दिखाई है। वे ऑनलाइन विशेषज्ञों की अफवाहों से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया है। चाहे वह कर, अग्नि सुरक्षा या अन्य सरकारी प्रबंधन विभाग हो, किसी ने भी इस महत्वपूर्ण क्षण में हमें परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमें पर्याप्त समर्थन दिया। यान फेई ने कहा, चीन में अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मिलीभगत के मामले पहले भी सामने आए हैं, जहां सरकार उद्यमों के संचालन में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी, जिससे वास्तव में दिवालियापन की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आज की सरकार वास्तव में राष्ट्रीय विकास में सुधार करना चाहती है, घरेलू उद्यमों को मजबूत करना चाहती है और उन्हें दुनिया भर में आगे बढ़ने में मदद करना चाहती है। ये स्वाभाविक है कि वे वास्तव में सक्षम कंपनियों का समर्थन करेंगे और यह भी साबित करता है कि शंघाई में कंपनी को पंजीकृत करने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। लू पिनपिन ने यान फेई की राय से सहमति जताते हुए कहा, इस लीकेज की घटना से पता चला है कि हमारी कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और सुरक्षा बलों में अभी भी समस्याएं हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे अगले कदमों में सुरक्षा बलों को बढ़ाना और सुरक्षा प्रणाली का विकास शामिल हो सकता है। यान फेई ने जवाब दिया, सुरक्षा और गोपनीयता का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं और अधिक सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करूंगा तथा और अधिक सावधानीपूर्वक सुरक्षा उपाय तैयार करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घुसपैठ की घटनाएं फिर कभी न हो। कंपनी में वापस आने से पहले ही उन्होंने कार में ही कंपनी की भविष्य की दिशा तय कर ली थी। ये कहना होगा कि उनकी कार्यकुशलता काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि यान फेई के पास शेयरों पर पूरा नियंत्रण था। अगर कंपनी में और भी शेयरधारक होते तो सभी से बातचीत और मुलाकात करके चार्टर को अंतिम रूप देने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता था और तब तक यह अवसर हाथ से निकल चुका होता। कार कंपनी मुख्यालय पहुंची और यान फेई और लू पिनपिन 18वीं मंजिल पर चढ़ गए। जैसे ही वे मुख्य कार्यालय में दाखिल हुए, उन्होंने लू पिनपिन की सचिव को अपने कार्यालय से बाहर निकलते देखा। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था और उनके पीछे कई अस्त व्यस्त सुरक्षा गार्ड एक घायल व्यक्ति को ले जा रहे थे। लू पिनपिन गुस्से में था और चिल्लाया, लियू टिंगटिंग, तुम क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को क्या हुआ? यान फेई के सामने लू पिनपिन बहुत सहज थी और आत्मीयता के संकेत दे रही थी, लेकिन कंपनी में वह थोड़ी अलग थलग रहती थी, जिससे कर्मचारी उनसे थोड़ा डरते थे। इस प्रबंधन शैली ने कर्मचारियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी थी। इसलिए जब उन्होंने अपने सचिव और सुरक्षा कर्मियों की अव्यवस्था देखी तो वह गुस्से से उन्हें फटकार लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। अपने तत्काल पर्यवेक्षक और कंपनी के बॉस को देखते ही लियू टिंगटिंग आंखों में आंसू लिए दौड़ी और बोली, बॉस, मिस्टर लू, आप आखिरकार वापस आ ही गए। कुछ लोग मिस्टर लू के कार्यालय में आए और मिस्टर लू को ढूंढते हुए जबरदस्ती अंदर घुस आए। मैंने उन्हें बताया कि मिस्टर लू अंदर नहीं है और मैं सुरक्षाकर्मियों से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ जाने से इनकार कर दिया, बल्कि मेरा अपमान भी किया। कैप्टन हुआंग ने मेरा बचाव करने की कोशिश की और उनसे कुछ कहा भी,
लेकिन उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा और बाकी सुरक्षाकर्मी भी उनकी पिटाई से घायल हो गए। यान फेई ने नजर घुमाए और देखा कि जिस घायल आदमी को ले जाया जा रहा था वह उनका अपना सुरक्षा कप्तान हुआंग देशिंग था। हुआंग देशिंग एक सीधा सादा और ईमानदार अधेड़ उम्र का आदमी था जो पूरी लगन से काम करता था और कंपनी की सुरक्षा को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता था। लेकिन अब उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया था, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था। यान फेई गुस्से से भर गया। वह आगे बढ़ा, लू पिनपिन के ऑफिस का दरवाजा खोला और देखा कि कई युवक सोफे पर आराम से बैठे हैं। उनमें से एक तो लू पिनपिन की कुर्सी पर भी बैठा था, सामने वाली मेज पर पैर रखे हुए। वे बेबाक बातें कर रहे थे, बीच बीच में हंस भी रहे थे। लू पिनपिन की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पीछे दो हटे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे, जो लियू टिंटिंग द्वारा बताए गए अंगरक्षक लग रहे थे। सही सामग्री freeway.binowell.com पर देखें। दो हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी खास तौर पर सतर्क थे। यान फेई को अंदर आते देख उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और सतर्क भाव से उसकी ओर देखा। लू पिनपिन यान फेई के पीछे पीछे कार्यालय में गई और उसकी कुर्सी पर बैठे आदमी को देखकर वह कुछ आश्चर्यचकित हुई और पूछा, यांग सोंग, ये तुम क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग सोंग नाम के युवक ने तुरंत अपने पैर डेस्क से नीचे रखे, लू पिनपिन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पिनपिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में एक महाप्रबंधक बनेंगे। ये काफी उपयुक्त लगता है। वैसे क्या यह आपका प्रसिद्ध प्रेमी है? लू पिनपिन को देखकर उसके बगल में खड़े कई युवक सम्मानपूर्वक खड़े हो गए और बोले, बहन पिनपिन। लू पिनपिन ने यान फेई की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, यान फेई आगे बढ़ी, यांग सोंग नाम के युवक के सामने बैठ गई और उसे ठंडेपन से देखते हुए बोली, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? जब तुम किसी और के घर पहुंचते हो तो तुम दस्तक देते हो और मालिक की अनुमति का इंतजार करते हो, अन्यथा तुम चोर हो और मालिक को तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार है। यांग सोंग के साथी क्रोधित हो गए और यान फेई पर हमला करने को तैयार हो गए, लेकिन यांग सोंग ने उन्हें रोक दिया और कहा, दिवालियापन के कगार पर खड़ा एक अहंकारी व्यक्ति मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। तुम वास्तव में नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी गहरी है। लू पिनपिन ने कहा, यांग सोंग, चले जाओ। तुम्हारे यहाँ आने का जो भी कारण हो, तुम्हारा स्वागत नहीं है। यांग सोंग हंसा और बोला, पिनपिन, तुमने हमेशा मेरे प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया है कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड तो एक रहस्यमयी व्यक्ति है। मुझे लगा था कि वह कोई उल्लेखनीय व्यक्ति होगा, लेकिन पता चला कि वह तो एक साधारण सा दिखने वाला गुस्सैल युवक है। यान फी को समझ नहीं आया कि यांग सोंग ने उसे लू पिनपिन का बॉयफ्रेंड क्यों समझ लिया, लेकिन चूंकि लू पिनपिन ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह इनकार नहीं कर सका, कहीं उसकी इज्जत न गिर जाए। उसने बात को अनसुना कर दिया और ठंडेपन से दो उंगलियां बढ़ाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुमने मेरी कंपनी में ऐसा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, तुम घुटने टेककर मेरे सुरक्षा कप्तान और सचिव से माफी मांगो, फिर अपनी ईमानदारी का प्रमाण मुआवजे और गुजारे के पैसे के रूप में छोड़ जाओ और तुम यहां से सुरक्षित निकल सकती हो। यांग सोंग हक्का बक्का सा दिख रहा था। यान फेई की तरफ देखते हुए वह अचानक जोर से हंस पड़ा और उसके बगल में खड़े युवक भी हंसने लगे। यान फेई की तरफ इशारा करते हुए यांग सोंग ने बाकियों से कहा, यह लड़का वाकई नासमझ है। यान फेई हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने आगे कहा, दूसरा विकल्प यह है कि मैं तुम्हें 18वीं मंजिल से नीचे फेंक दूं और तुम्हारा भाग्य स्वर्ग पर छोड़ दूं, बशर्ते कि तुम मेरे कर्मचारियों से माफी भी मांग सको।